प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग नया टॉपिक में आए हुए हैं नहीं, और जिसका नाम शायद आप जानते भी होंगे, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं साझा। ठीक है, ये है क्या? तो वास्तव में कुछ भी नहीं, आप लोग सब इससे वाकिफ है ना। कहते हैं ना कि दो आदमी तीन आदमी मिलकर एक दुकान खोला, एक व्यापार किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, कोई 500 लगाया, कोई 2000 लगाया, कोई 4000 लगाया, सबका पूंजी अलग अलग समय तक रहा। ठीक है, अब वर्ष के अंत में लाभ भी हुआ। तो सबसे बड़ा सवाल है कि लाभ को हम बांटे कैसे। ठीक है, बस यही चीज हमको पढ़ना है ये पार्टनरशिप में। ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक है। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर रेशियो बढ़िया से आप पढ़ लिए हैं तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन रेशियो पर ही आधारित होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जानिए, इसमें तीन नाम आपको देखने को मिलेगा। एक लाभ, दूसरा पूंजी, तीसरा समय। बस यही तीन नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा, लाभ, पूंजी और समय। ठीक है, लाभ, पूंजी और समय। लाभ निकलेगा कैसे, सबसे बड़ा सवाल है ना। तो लाभ जो होगा वो पूंजी और समय के गुणनफल में होगा। बस यही बात आपको याद रखना है। जब लाभ पूछा जाए तो आपको आवश्यकता पड़ेगा पूंजी और समय। ये बराबर का मतलब ये समझिएगा, यहाँ पे हम ऐसे इनवैरिज देते हैं, लेकिन हमको चूंकि कोई थ्योरी पढ़ना नहीं है, हमें मैथ बनाना है, बस इतना ही जानते हैं। अतः यहाँ पे ये समझना है कि लाभ का जो अनुपात होगा वो पूंजी और समय के गुणनफल में होगा। मतलब ये आप कह सकते हो यहाँ पे कि P1 मतलब पहला व्यक्ति का लाभ अनुपात दूसरा व्यक्ति का लाभ अनुपात तीसरा व्यक्ति का लाभ अगर निकालना है तो पूंजी और समय के गुणनफल में होगा। मतलब कैपिटल C1 इंटू T1, C2 इंटू T2, C3 इंटू T3 में होगा, है ना। C हुआ पूंजी से मतलब, T मीन्स टाइम हो गया और P मीन्स प्रॉफिट हो गया। ठीक है, बस यही फंडा यहाँ पे चलता है कि लाभ का जो रेशियो होगा वो पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में होगा। क्लियर है, मतलब P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर C1 इंटू T1 अनुपात C2 इंटू T2 अनुपात C3 इंटू T3। ठीक है, पहले समझ लीजिए थ्योरी हल्का सा, ज्यादा कुछ भी नहीं है ना। अब अगर इसमें दो व्यक्ति की बात करें, फॉर 2 पर्सन, ठीक है ना, अगर दो व्यक्ति की बात करें तो क्या होगा, P1 अनुपात P2 बराबर C1 इंटू T1 अनुपात C2 इंटू T2। तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, अनुपात का मतलब बटा होता है, तो P1 बाई P2 बराबर C1 इंटू T1 बटा C2 इंटू T2। इसको इस ढंग से भी हम नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, मतलब दो व्यक्ति की बात हो तो ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, मतलब वही चीज है, P1 अनुपात P2 बराबर C1 इंटू T1 अनुपात C2 इंटू T2। लेकिन ऐसे लिखने पे डायरेक्ट आपका मान निकल जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लाभ की बात किया कि अगर लाभ निकालना हो तो लाभ क्या होगा, पूंजी और समय के गुणनफल में होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे पहला लाभ हो गया, अगर हमें पूंजी निकालना है, चलिए यहाँ पे चलते हैं। ये तो पहला लाभ का हमने बात किया। अगर हमें पूंजी की बात करना हो तो इसमें हम अब ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। यहां से देखो, पूंजी अगर निकालना है तो क्या करोगे, समय को इधर फेंकोगे, तो लाभ बटा क्या हो जाएगा, समय। तो बस पूंजी जो होगा पूंजी बराबर लाभ बटा समय। मतलब लाभ में समय से भाग देने पर जो रेशियो प्राप्त होगा वो पूंजी का रेशियो होगा। इस प्रकार से सम में लिखना हमें कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना ही से हमको मतलब रखना है, फार्मूला नहीं है ये। पूंजी का अनुपात निकालना है तो लाभ में समय से भाग देकर रेशियो निकालना है। अगला बच गया पूंजी के बाद तीसरा नंबर आता है समय का। अगर समय का रेशियो आपको निकालना है तो उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, तो पूंजी को इधर करना होगा, तो लाभ बटा समय, लाभ बटा समय। मतलब यही तीन बात है ना। ये हम एक में इस प्रकार से समझा दिए, है ना। ऐसे ये सब चीज से हमको कोई आवश्यकता है नहीं, हमें तो बस ये याद रखना है कि लाभ कैसे निकलेगा, तो पूंजी और समय को गुना करके। पूंजी कैसे निकलेगा, तो लाभ में समय से भागा देकर। समय कैसे निकलेगा, तो लाभ में, सॉरी दोनों एक ही चीज हो गया नहीं, पूंजी के लाभ में समय से समय निकालना है तो लाभ में पूंजी से भागा देकर। ठीक है, लाभ में पूंजी से भागा देकर। ठीक है,
बस ये हमको याद रखना है। याद है तो ठीक है, नहीं तो हम बारी बारी से पहले ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे। इसके अलावे भी दो चीज और हमको पढ़ना है, वो एक है अदर देन पार्टनरशिप, एक रेंट। लेकिन बारी बारी से टाइप बाई टाइप हम सारे चीज पर आएंगे, ठीक है। लेकिन शुरुआत जो हम करेंगे, मिटा देते हैं इसको, हम शुरुआत करेंगे फिलहाल वो हम करेंगे लाभ से। क्या से? लाभ से। तो आपने क्या देखा कि लाभ का जो अनुपात होगा P1 अनुपात P2 अनुपात P3 जो होगा वो क्या होगा? C1 इंटू T1 अनुपात C2 इंटू T2 अनुपात C3 इंटू T3। यही तो मैंने देखा अभी, ठीक है। इसमें एक चीज हमको और बताओ, यदि समय कांस्टेंट हो, समय क्या हो? कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब ये कि सबका पूंजी समान समय तक लगे। ए का पूंजी भी 1 साल तक, बी का भी 1 साल तक, सी का भी 1 साल तक, या ए का पूंजी 2 साल तक, तब बी का भी पूंजी 2 साल तक, सी का भी पूंजी 2 साल तक। तो अगर समान समय हो जाएगा, समय अगर एकक आप ले लेते हो तो क्या निकल कर निष्कर्ष सामने आएगा कि P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर, अगर समय सबका इक्वल होगा तो समय तो कट के एक में बदल जाएगा, तो आपका हो जाएगा C1 अनुपात C2 अनुपात C3। मतलब यहाँ पे ए कि लाभ का अनुपात पूंजी के अनुपात में हो जाएगा, या पूंजी का अनुपात लाभ के अनुपात में हो जाएगा। मतलब अगर समय कांस्टेंट है तो लाभ का अनुपात जो होगा वह पूंजी के अनुपात में होगा, पूंजी के अनुपात में होगा। कब? कब? जब समय कांस्टेंट हो, समय सबका बराबर हो। अगर सबका समय बराबर होगा तो लाभ का जो रेशियो होगा वही रेशियो पूंजी का रेशियो होगा, या पूंजी का रेशियो दे देगा तो वही रेशियो आपका लाभ का हो जाएगा। मतलब लाभ का रेशियो और पूंजी का रेशियो क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें हम टाइप 1 पहला टाइप पे चलते हैं, और पहला टाइप में हम पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन होगा, लेकिन कुछ रेशियो से जुड़ा हुआ, सीधा सीधी वो रेशियो से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि उसमें भी साझा, पार्टनर ऐसा शब्द जुड़ा हुआ है, अतः लोग उसको पार्टनरशिप का क्वेश्चन समझ लेते हैं। अतः वह क्वेश्चन भी टाइप 1 में मैंने डाल दिया है, ठीक है, जो शुद्ध रूप से रेशियो है, ज्यादा हमें उसमें कुछ बताना नहीं है। तो लिखिएगा टाइप 1, ठीक है, टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 में हम देख लेते हैं खासतौर से रेशियो से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है ना, जिसमें साझा, पार्टनर ऐसा कुछ शब्द जुड़ा हुआ है, तो देखने में लगता है पार्टनरशिप का क्वेश्चन, लेकिन वास्तव में वो शुद्ध रूप से रेशियो का क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं टाइप 1 का पहला क्वेश्चन से, ठीक है। कहता है एक व्यापार में 3 साझेदार हैं, साझेदार ए, बी और सी। कहता है एक व्यापार में 3 साझेदार है, ए का लाभांश कुल लाभांश का 3/16 है। ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं, जो चूंकि आप लोग भूल गए होंगे, रेशियो को रिवाइज तो किए नहीं होंगे, अतः पूरा डिप में बता देते हैं। ए का लाभांश जो है वो कुल लाभांश का 3/16 है, 3/16 है। बात को पकड़ो, पहले इसी लाइन को पकड़ो। ये कुल लाभांश का मतलब क्या हुआ? ये कुल लाभांश का मतलब हो गया ए प्लस बी प्लस सी, तीनों में जो राशि बांटा जा रहा है। मतलब इसको आपको हम बताए थे कि पढ़ना है ए अनुपात ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3/16, अगर याद हो तो, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको याद होगा। दूसरा सेंटेंस कहता है बी का लाभांश, ध्यान दीजिएगा, बी का लाभांश कुल लाभांश का, रेशियो में हमें सारे क्वेश्चन हम पढ़े हैं, कुल लाभांश का 1/4 है, कुल लाभांश का 1/4 है। इसको आप क्या पढ़ोगे? तो इसको कहोगे ए अनुपात ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1/4, क्योंकि कुल लाभांश का मतलब आपको हम बताए हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी होता है, ठीक है। अब जब ऐसा कर दिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी दोनों में कॉमन निकल गया। इसको क्या करेंगे हम? पहले बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसमें 4 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 4/16। इससे क्या निकल जाएगा? ये बी है जी, है ना, बी का लाभांश कुल लाभांश का 1/4 है।
तो इससे आपको तीनों का रेशियो निकल जाएगा, ए बी सी का रेशियो निकल जाएगा। कैसे? तो ए का रेशियो हो गया 3, बी का रेशियो हो गया 4 और तीनों का योग है 16। तो 16 में से ए 3 और बी 4, तो 7, 3 और 4 7, तो ए बी हो गया। तो सी कितना बच गया? 16 माइनस 7, 16 माइनस 7 मतलब 9। ठीक है ना? तो ना 4 3 7 9 16 होगा। अब यहाँ पे कहता है सी को 243 रुपया मिला, मतलब 9 का वैल्यू हो गया 243 रुपया। आपसे पूछता है बी को कितनी राशि मिला, बी का मतलब 4 का मान आपको बताना है। ठीक है, तो सोचिए 9 का वैल्यू 243 और 4 का वैल्यू क्या होगा? तो 9 से भागा दे दोगे, है ना? 9 से भागा दोगे तो 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 27 आ जाएगा। एक का वैल्यू 27, तो 7 28 के 8 भाग के 2, 4 दूनी 8 और 2 10, कितना हो जाएगा? 108 रुपया। ऑप्शन देखो सी में है, अतः सी आपका उत्तर होगा। तो कहीं ना कहीं यह जो प्रॉब्लम आपका था वो किसका था? शुद्ध रूप से रेशियो का था, जो रेशियो में हम पढ़े थे। ठीक है, चूंकि लाभांश शब्द इसमें आया था, अतः हम यहाँ पे पार्टनरशिप में भी इस क्वेश्चन को मैंने डाल लिया, ताकि कभी आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है एक व्यापार ए तथा बी को, एक व्यापार में ए तथा बी को एक निश्चित अनुपात में लाभ हुआ। ओके, बी तथा सी को भी उसी अनुपात में लाभ हुआ। चलिए भाई, जिस अनुपात में ए तथा बी को हुआ था, यदि लाभ में ए को 6400 रुपया तथा सी को 10,000 रुपया मिला हो तो बी को कितने रुपया का लाभ होगा? बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। और गौर करो, अगर हम लोग रेशियो पढ़े होंगे तो वहां समानुपात भी पढ़े होंगे, प्रोपोर्शन भी पढ़े होंगे। उसमें पढ़े होंगे कि जब दो अनुपात बराबर होता है उसे समानुपात कहते हैं। यहाँ पे क्या कहा है कि ए और बी का, ध्यान से समझिएगा, ए और बी को एक निश्चित अनुपात में लाभ हुआ, बी और सी को भी उसी अनुपात में लाभ हुआ। उसी अनुपात के मतलब जिस अनुपात में इसको लाभ हुआ उसी अनुपात में बी और सी को भी लाभ प्राप्त हुआ। मतलब ये दोनों अनुपात क्या है? बराबर है। जब दोनों अनुपात बराबर है तो समानुपात हो गया। इसको बनाने के लिए आपको बताए थे कि ये दोनों का गुणनफल जो होता है, मध्य पद का गुणनफल जो होता है, ये दोनों पदों के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब b गुना b क्या हो जाएगा? b स्क्वायर बराबर a गुना c। अगर b का मान निकालोगे तो हो जाएगा √ac। कुछ आया समझ में? ये कैसे हुआ? यहां देखो, a अनुपात b का मतलब हो गया a बटा b, b अनुपात c का मतलब हुआ b बटा c। फिर से गुना करेंगे तो क्या होगा? b स्क्वायर बराबर ac, है ना? यही चीज तो यहाँ पे किए हैं। ठीक है, लेकिन ये हमको करने की आवश्यकता नहीं है। हमको पता है कि समानुपात हम पढ़ चुके हैं, और आप लोग चूंकि पूर्ण रूपेण एक्टिव हैं एग्जाम के लिए, अतः आप पर डे रिवाइज भी कर रहे होंगे, और ये आपके दिमाग में बात होगा कि जब दो अनुपात बराबर है वह समानुपात कहलाता है, और समानुपात में मध्य पदों का गुणनफल जो होता है अंतिम पदों के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब b गुना b मतलब b स्क्वायर बराबर a गुना c मतलब a c, b बराबर a होगा। ठीक है, खैर इसमें क्या कहा है? कहता है a को 6400 रुपया और c को 10,000 मिला है। चलिए, a को 6400 रुपया और C को 10,000 रुपया मिला है। 10,000 रुपया मिला है, तो B को कितना लाभांश प्राप्त होगा? चलिए निकल तो गया नहीं, 6400 का वर्गमूल हो जाएगा 80 और 10,000 का वर्गमूल हो जाएगा 100, मतलब 8,000 रुपया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। पहली बार में बहुत सा विद्यार्थी इसमें लड़खड़ा जाएंगे। ठीक है, पहली बार अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये चीज दिमाग में अगर नहीं आया तो क्वेश्चन उनका फंस भी सकता है। ठीक है, लेकिन बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये समानुपात का क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्लास आप लोग कर रहे हैं और थोड़ा रिप्लाई भी दीजिए, है ना? कैसा आपको क्लास लग रहा है? ठीक है, क्लास कैसा चल रहा है? मेरा व्हाट्सएप भी है, जो नंबर आपके पास है उस पर आप जरूर रिप्लाई दें कि क्लास में
क्या क्या कमी रही है, भाट से पढ़ देना है आपको, ठीक है। कैसा आपको क्लास लग रहा है, किस ढंग का लग रहा है ना, जरूर रिप्लाई देंगे आप, ठीक है। आगे यहाँ पे कहता है कि एक बाई ने एक व्यापार में 50,000 और 40,000 की पूंजी निवेश की, ज्ञात करें कि वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा। चलो यहाँ पे एक्स है और बाई है, ये जो पूंजी लगाया है ना, कितना कितना लगाया है, ये लगाया है 50,000 रुपया और बाई लगाया है 40,000 रुपया, ठीक है। बाई कितना पूंजी लगाया है, 40,000 रुपया। आपको यहाँ पे कहता है कि वर्ष के अंत में उसे किस अनुपात में लाभ मिलेगा, लाभ का आपको रेशियो बताना है, ठीक है। सिंपल सी बात, अभी मैंने बताया है कि यदि समय कांस्टेंट हो, समय क्या हो, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट हो, समय कांस्टेंट का मतलब दोनों का समय समान समय के लिए हो, मतलब अगर इसका 1 साल के लिए तो इसका भी 1 साल के लिए, इसका 5 साल के लिए तो इसका भी 5 साल के लिए, तो जो लाभ का रेशियो होगा वही होगा जो पूंजी का रेशियो होगा, ठीक है। हमें यहाँ पे समय कांस्टेंट है, दोनों की 1 वर्ष तक पूंजी लगा है, 1 वर्ष तक लगा है, इसका भी और इसका भी, मतलब समय अगर कांस्टेंट है, बराबर है, तो जो पूंजी का रेशियो होगा वही लाभ का रेशियो होगा, जो पूंजी का रेशियो होगा वही लाभ का रेशियो होगा। बस तो पूंजी दिया हुआ है, पूंजी का रेशियो आप आराम से पता कर सकते हैं, 4 शून्य से 4 शून्य जाएगा, मतलब 5:4, अतः लाभ का अनुपात भी हो जाएगा 5:4। जो रेशियो पूंजी का होगा वही रेशियो किसका हो जाएगा, लाभ का। कब, जब समय कांस्टेंट है। ये बात पहले भी बताए थे, है ना। अगर भूल गए हो तो पुनः एक बार इसको याद कर लीजिए, ठीक है। मिटा दें इसको, ऑप्शन देख लें, 5:4 ए में है, अतः ए आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। देखिए कोशिश है कि हर एक टाइप का एक भी क्वेश्चन आपको ना छूटे, सारा पैटर्न, सारा बेसिक, है ना, आपको हम दे दूं, लेकिन बहुत कुछ आपको स्वतः प्रैक्टिकल करके सीखना होगा, मतलब बार बार बनाकर सीखना होगा। पहला काम है कि इसे जितना बार हो सके बनाएं, 1 बार 2 बार 3 बार। हमारा तो स्टेटमेंट रहता है भाई कि कम से कम 10 बार जरूर बनाएं, कम से कम 10 बार, कम से कम 10 बार, याद रखिएगा इसको। हम ये बात को इतना बार बोलेंगे कि आपको मजबूरी हो जाएगा 10 बार बनाना, ठीक है। चलिए ये कहता है कि ए और बी क्रमशः 1,85,000 रुपया तथा 2,25,000 रुपया लगाकर व्यापार शुरू करता है, मैंने पूंजी निवेश कर व्यापार शुरू किया। यदि बी को 9,000 रुपया का लाभ हुआ हो तो कुल लाभ कितना का है। पहले मैंने बताया है कि अगर समय कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का मतलब दोनों का समय, दोनों का पूंजी समान समय के लिए लगा हो, तो जो पूंजी का रेशियो होगा वही हमारा लाभ का रेशियो होगा। पूंजी का रेशियो तो साफ दिखाई दे रहा है, 5 से ये जाएगा, है ना, 7 × 5 5 से 7 5 × 15 और 7 × 35, ये भी 5 से कट जाएगा 45 बार में, मतलब पूंजी का अनुपात हो गया 37:45, अतः लाभ का हमारा रेशियो भी हो जाएगा 37:45, ठीक है। ये बात हम पहले शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि अगर समय दोनों का बराबर है, कांस्टेंट है, समान समय के लिए दोनों का पूंजी लगा है, तो जो पूंजी का रेशियो होगा वही हमारा लाभ का रेशियो होगा। पूंजी था 1,85,000, इसका था 2,25,000, 5 से काटे 7 × 5 35 के 5 बार के 3, 5 × 15 18 45 25 225, ओके। चलिए मतलब लाभ का अनुपात हो गया 37:45। कहता है कि यदि बी 9,000 रुपया का लाभ प्राप्त किया हो, मतलब यहाँ पे 45 का वैल्यू हो गया 9,000, ठीक है, यहाँ पे लाभ लिख देते हैं, हटाओ, 45 का वैल्यू हो गया 9,000 रुपया। बी 9,000 रुपया लाभ प्राप्त किया हो, बी 9,000 मतलब 45 का वैल्यू हो गया 9,000, तो आपको बताना है कि टोटल याद करें कि व्यापार में कुल लाभ कितना हुआ, कुल का मतलब टोटल, तो 7 × 5 12 के 2 बाकी 1, 4 3 7 1 8, कुल लाभ इतना हुआ, ठीक है। तो यहां से गौर करो, 45 × 90, ये 200 गुना है, तो इसका 200 गुना आप कर दें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 पर 00, यही हमारा कुल लाभ हुआ 16,400 रुपया। देख लीजिए ये ऑप्शन बी में है, अतः बी आपका सही उत्तर होगा। रेशियो हम लोग बारे खूबी बहुत बढ़िया से देख चुके हैं,
ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि इसमें अब दिक्कत नहीं होता होगा, है ना। प्रैक्टिस तो आप लोग कर ही रहे होंगे। नहीं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए और बी 40,000 तथा 75,000 की राशि निवेश किया। चलो भाई, ए है और ये बी है। ए लगाया 40,000 रुपया और बी निवेश किया 75,000। निवेश करना का मतलब पूंजी लगाना होता है, ठीक है। 5 वर्ष के अंत में उन दोनों को कुल 46,000 रुपया का लाभ हुआ। 5 वर्ष के अंत में, 5 वर्ष के अंत में मतलब इसका भी पूंजी 5 साल तक और इसका भी पूंजी 5 साल तक रहा, मतलब समान समय तक रहा। जब समान समय तक रहा, इसका मतलब समय कांस्टेंट हो गया, तो जो पूंजी का रेशियो होगा वही हमारा लाभ का रेशियो होगा। 3 शून्य से 3 शून्य गया, है ना। 5 से 8 पचे 40, अब 15 पचे 75, ठीक है। 15 पचे 75, 8 पचे 40, मतलब लाभ का हमारा रेशियो हो गया 8:15, है ना। हाँ, यहाँ पे आप लोग को लग रहा होगा कि दोनों का 5 साल समय दिया हुआ है, लेकिन समय तो दिया हुआ है, तो ए का पूंजी भी 5 साल तक, बी का भी पूंजी 5 साल तक, मतलब दोनों का पूंजी समान समय तक। 5 से गुना करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अतः पूंजी अगर समान समय तक है तो जो पूंजी का रेशियो होगा वही हमारा लाभ का रेशियो होगा। ओके, तो लाभ का रेशियो भी हमारा हो गया 8:15। अब कहता है वर्ष के अंत में, 5 वर्ष के अंत में दोनों ने कुल 46,000 रुपया का लाभ प्राप्त किया, मतलब कुल लाभ 46,000 का हुआ। तो 15 8 23, कुल लाभ यहां से कितना हो गया 23। तो 23 का वैल्यू कह रहा है कि 46,000 रुपया हुआ। तो ए का हिस्सा क्या है, ए का मतलब 8 का हिस्सा आपसे पूछा है, ठीक है। तो यहां से गौर से देखोगे तो 46 का ये डबल है, मतलब 2000 गुना है, तो 8 का 2000 गुना हो जाएगा 16,000 रुपया, ठीक है। यही आपका प्रश्न का उत्तर होगा जो ऑप्शन डी में है, अतः डी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ में आया होगा। ओके, मिटा दें, आ रहा है समझ में, ठीक है। देखो, ये टाइप 1 में मैंने सिर्फ रेशियो से जुड़ा हुआ क्वेश्चन लिया है, और टाइप 2 से हम लोग मेन रूप से शुद्ध रूप से पार्टनरशिप का क्वेश्चन जो रहता है उसकी बात करेंगे। ये भी पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा नहीं कि पार्टनरशिप से हटकर क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन शुद्ध रूप से रेशियो है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि एक्स वाई और जेड ने एक व्यापार शुरू किया जिसमें एक्स तथा जेड का अनुपात था पूंजी का 2:1। एक्स तथा वाई का अनुपात था 3:2। एक क्वेश्चन है, कहता है एक्स वाई और जेड एक व्यापार शुरू किया जिसमें एक्स जेड ने 2:1 में के अनुपात में तथा एक्स वाई ने 3:2 के अनुपात में पूंजी निवेश किया। ये पूंजी की बात किया है कि इस अनुपात में पूंजी निवेश किया, ठीक है। आगे बोलता है यदि वार्षिक लाभ 1,57,300 रुपया हो तो बाई का हिस्सा क्या है। खैर, यहाँ पे समय का जिक्र नहीं किया है, इसका मतलब जो पूंजी का रेशियो होगा वही हमारा लाभ का रेशियो होगा। पूंजी तो अलग अलग दिया है दोनों का, पता है ना, रेशियो पढ़े है ना कि ऐसा स्थिति हो तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो से पहले दोनों को हम मिलाते हैं। मिलाने के लिए यहाँ देखते हैं कि दोनों में कौन बंदा है जो बैठा हुआ है, मतलब दोनों में कॉमन है, दोनों में घनिष्ठ है, तो आप कहोगे एक्स यहाँ पे बोलता है 2 और यहाँ पे बोलता है 3। गलत बात है, इसको क्या करेंगे, बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना और ई वाला से एकरा में गुना करते हैं, यही तो मैंने सीखा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि एक्स वाई और जेड का पूंजी का अनुपात हो जाएगा, एक्स का होगा 3 दूनी 6, वाई का हो जाएगा 2 दूनी 4 और जेड का हो जाएगा 3 गुना 1 3। ये हमारा पूंजी का रेशियो निकला, ठीक है। तो जो पूंजी का रेशियो होगा, समान चूंकि कांस्टेंट है, तो जो पूंजी का रेशियो होगा वही तो हमारा लाभ का रेशियो होगा ना, मतलब 6:4:3 ही होगा। अब प्रश्न कहता है कि कुल वार्षिक लाभ 1,57,300 हुआ, तो 6 4 10 3 13, यहां से कुल वार्षिक लाभ कितना हो गया 6 4 10 3 13, लेकिन प्रश्न कहता है 1,57,300 रुपया हुआ, 1,57,300 रुपया हुआ। तो बाई का हिस्सा क्या है, बाई का मतलब बाई ये है, बाई का मतलब 4 का मान आपको निकालना है,
ठीक है, तो ऐसे भी गुना कर सकते हैं, या 1,57,322 हो जाएगा 13 और गुने का 4 काट दीजिए, कट जाएगा। एक बार में 13 दूनी 26 इतना होगा, मतलब हो जाएगा 4 बरचौ 48, इतना रुपया आपका कुल लाभ होगा। देख लीजिए ऑप्शन कौन में है, तो 48,400 ए में है, अतः ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्या था ये भाई, रेशियो ही तो था, लेकिन रेशियो ऐसे ऐसे दिया था, इसको हम मिलाकर, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो से एक साथ निकाल लिए, फिर हल कर लिए, बस यही थोड़ा सा काम हमें करना है। ठीक है, पुनः एक बार आपसे कहना चाहेंगे कि शुरू से रेशियो से अभी तक जितना भी क्लास आपको हुआ है, समय निकाल कर 1-2 बार और उसको रिवाइज कर लें आप, है ना। कहीं पे भी दिक्कत होती है तो क्योंकि टोटल मैथ एक दूसरा से जुड़ा हुआ होता है, अतः पिछला पार्ट जो भी आप पढ़े हैं उसको रिवाइज करते रहें। ठीक है, और नहीं तो आगे परेशानी आपको हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी व्यापार को शुरू करने के लिए जितनी पूंजी की आवश्यकता थी उसका 30% ए ने दिया। चलो भाई, 30% ए ने दिया। 30% का मतलब क्या हम बताए हैं, 30/100 मतलब क्या होगा 3/10, मतलब ए ने कितना पूंजी लगाया, तो कहोगे 3/10, पूंजी की बात कर रहा है ये। ठीक है, जितना पूंजी की आवश्यकता था उसका 30% ए ने दिया, 30% का मतलब 3/10 ए ने दिया। ठीक है, 2/5 भाग बी ने दिया, बी कितना भाग दिया, 2/5 भाग दिया, और शेष पूंजी जो है वो सी ने निवेश किया। ठीक है, पहले इसी को हम लोग निपटा लें, पूंजी को ही। सबसे पहले देखो, इसका हार 10 है, इसका हार 5 है, पहले हार को तुम बराबर करो। हार को बराबर किया तो क्या मिला, 3/10 4/10, इसका मतलब यह हुआ कि 10 रुपया अगर पूंजी था, दोनों का हर में 10 आ गया ना, 2 से गुना कर दिया तो नीचे 10 लाने के लिए 10 सेम हो गया ना। इसका मतलब हुआ कि टोटल अगर 10 रुपया का व्यापार में पूंजी लगा, 10 रुपया का व्यापार में पूंजी लगा, तो 10 रुपया में से 3 रुपया ए दिया, 4 रुपया बी दिया, और जो बच गया वो सी दिया। तो बचा कितना, तो 10 रुपया में से 7 अगर ये दोनों लगाया तो बचा कितना, 3, जो कौन दिया, सी दिया। ठीक है, यहाँ पे समय के बारे में देखा जाए तो समय का कहीं कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ कहा है कि वर्ष के अंत में कुल 4,000 रुपया का लाभ हुआ है। ठीक है, वर्ष के अंत में कुल 4,000 रुपया का लाभ हुआ है, जो बी द्वारा प्रदत्त का 20% है। देखो, बी द्वारा प्रदत्त का 20% का मतलब यह हुआ कि बी जो पूंजी लगाया था उसका 20% है, कौन, जो वर्ष के अंत में लाभ हुआ 4,000 रुपया का। मतलब इसको ऐसे तुम देख सकते हो, यहां पे गौर करो, बी का पूंजी का 20% है, कितना, 400 रुपया, 400 के 4,000 है, 4,000 रुपया दिखाई दे रहा है, देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब कह रहा है कि वर्ष के अंत में कुल 4,000 रुपया का लाभ हुआ, कुल 4,000 रुपया का लाभ हुआ, वर्ष के अंत में कुल 4,000 रुपया का लाभ हुआ, जो क्या था, बी द्वारा लगाए गए पूंजी का 20% था। ये प्रश्न कह रहा है बी द्वारा प्रदत्त राशि का 20% था, मतलब बी द्वारा जो पूंजी लगाया था उसका 20% था, कौन, जो वर्ष के अंत में 4,000 रुपया का लाभ हुआ वो। इसका मतलब बी के पूंजी का 20% 4,000 है, तो तुम तो निकाल सकते हो बी का पूंजी आराम से निकाल सकते हो। 20% का मतलब 1/5 होता है, 1/5 को उधर फेंकोगे तो हो जाएगा 20,000, या ऐसे भी कर सकते हो, 4,000 गुना 20% का मतलब 20/100, उस साइड में फेंकोगे 20/100 को तो हो जाएगा 100/20, 5 बार में कट जाएगा तो 5 चौके 20,000 रुपया। इसका मतलब यह हुआ कि बी का पूंजी कितना था, 20,000 रुपया था। आगे क्या बोलता है, तो सी ने उस व्यापार में कितने पूंजी निवेश की, सी ने उस व्यापार में कितना पूंजी निवेश की। अरे भाई, तो बी का पूंजी तो हमको पता हो गया कि 20,000 निवेश किया, इसका मतलब ये 4 का वैल्यू हो गया 20,000, बी ने कितना पूंजी लगाया, 20,000, तो ये 4 का वैल्यू हो गया 20,000। हमको कहता है कि सी ने उस व्यापार में कितना पूंजी लगाया, तो 4 का वैल्यू 20,000, तो 1 का वैल्यू 5,000, तो 3 का वैल्यू 15,000। कितना पूंजी लगाया, 15,000 रुपया लगाया। ठीक है, यही मेरा प्रश्न का उत्तर हुआ 15,000, यानी कि सी आपका सही उत्तर हुआ।
ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे कहा कि 4,000 रुपया का लाभ हुआ, वर्ष के अंत में 4,000 रुपया का लाभ हुआ। वह लाभ क्या था भाई? तो बी के द्वारा लगाए गए पूंजी का 20% था। तो बी का लगाए गए पूंजी का 20% यानी कि 4,000। अतः बी की पूंजी यानी कि 4,000 गुना 100/20, इसका उल्टा यानी कि 20,000। बी ने 20,000 पूंजी लगाया, यहां से देख रहे हैं पूंजी कितना है 4, तो 4 का वैल्यू 20,000, तो 3 का वैल्यू 15,000। आंसर है ना। हमसे लाभ के बारे में यहाँ पे सवाल नहीं किया है। देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि पूंजी का अनुपात 3:4:3 था, तो लाभ का भी अनुपात हुआ 3:4:3। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पे इसका मान अगर हम पूंजी का लिए हैं तो ये भी निकलेगा क्या? उसका पूंजी न निकलेगा। यहाँ पे लाभ लेते तो उसका लाभ निकलता। ठीक है, लाभ का मतलब ये, चूंकि प्रश्न का आंसर मिल गया है लेकिन फिर भी समझ लीजिए, अगर हमसे कहता है कि सी का लाभ क्या हुआ, फलना का लाभ क्या हुआ, ए का लाभ क्या हुआ, तो लाभ दिया था कि वर्ष के अंत में कितना हुआ? 4,000 कुल लाभ। तो 4 3 7 3 10 का वैल्यू 4,000, तो 1 का वैल्यू, उसके बाद जिसका निकालना था उसका निकालते हैं। ठीक है, खैर हटाओ। आगे यहां पे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहां पे कहता है कि ए बी ने एक व्यापार शुरू किया। लो भाई, ए और बी ने एक व्यापार शुरू किया और 3:2 में पूंजी लगाया। चलिए, 3:2 में पूंजी भी लगा दिया। ए 10,000 रुपया और निवेश किया। लो, ए जो है 10,000 रुपया और निवेश कर दिया, तो ये निवेश का अनुपात हो गया 3:2। तो ए ने कितना पूंजी निवेश किया? सॉरी, ऊपर में है 2:3 है, ये 2:3 में पूंजी लगाया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, है ना। कहता है कि ए और बी ने एक व्यापार स्टार्ट किया जिसमें ए और बी 2:3 में पूंजी लगाया। 2:3 में पूंजी लगाया। ठीक है, ए ने 10,000 रुपया पूंजी और निवेश किया, तो यह अनुपात हो गया 3:2। तो आपको बताना है ए का लाभ क्या है। तो याद करो, रेशियो। मिक्सचर में भी पहला टाइप रेशियो में बताए हैं, मिक्सचर में भी बताए हैं कि अगर दो मिश्रण हो, किसी एक की मात्रा मिलाई जाती हो, दूसरी कांस्टेंट रहता हो, ठीक है, तो इसका मान बदलना चाहिए नहीं। निवेश किया द्वारा ए, बी तो बेचारा निवेश किया नहीं, अतः बी का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अतः इसके लिए क्या करोगे? इसमें 2 से गुना कर दोगे, इसमें ई वाला से मतलब 3 से। क्या हो जाएगा? बी का निवेश पहले भी 6, अब भी 6, लेकिन ए का निवेश पहले 4, अब कितना हो गया? 9। मतलब 4 से 9 होने का मतलब कितना बढ़ गया? 5। तो आप क्या कहोगे? 5 का वैल्यू हो गया 10,000। 5 का वैल्यू हो गया 10,000 रुपया। ठीक है, किसका पूछता है भाई? तो ए का लाभ, ए का निवेश। तो ए ने कितने रुपये निवेश किए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। तो ऐसा करो, एक का वैल्यू हो गया 2,000, तो 4 का वैल्यू हो जाएगा 8,000। ए ने कितना निवेश किया था? 8,000। ऑप्शन हो गया ए। पहले वो 8,000 निवेश किया था, 10,000 और किया, टोटल निवेश उसका हो जाएगा 18,000। ठीक है, टोटल निवेश कितना हो जाएगा? पहले वो 4:4 मतलब 8,000 निवेश किया, पुनः 10,000 और निवेश किया, सॉरी कुल उसका निवेश हो जाएगा, कुल निवेश, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ए ने कितना निवेश किया। ए ने कितना निवेश किया मतलब टोटल आपको बताना होगा। तो कितना निवेश किया? तो पहले तो 8,000 निवेश किया था, अब पुनः 10,000 और निवेश किया, मतलब टोटल कितना निवेश किया? ये 18,000। इसका शुद्ध आंसर 18,000 होगा, जो ऑप्शन सी में है। अतः सी आपका सही उत्तर होगा। नहीं समझ में आया? आई बात समझ में? ए और बी ने 2:3 में पूंजी लगाया, पुनः ए 10,000 रुपया और लगाया, तो यह अनुपात हो गया 3:2। चूंकि ए ने लगाया नहीं, सॉरी चूंकि बी ने लगाया नहीं, अतः बी का मान को इक्वल कर लिए हैं। इक्वल करने के बाद हमको पता चला कि ये पहले 4 लगाया था, अब हो गया 9, इसका मतलब अनुपात के रूप में 5 लगाया। ऐसे बोला था कि 10,000 लगाया, इसका मतलब 5 का वैल्यू हो गया 10,000, तो 1 का वैल्यू 2,000, तो 4 का वैल्यू 8,000। 8,000 तो शुरू में लगाया था, 10,000 और लगाया, तो 10 और 8 18,000। टोटल पूंजी ए का कितना लगा व्यापार में? 18,000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल शुद्ध रूप से रेशियो का क्वेश्चन था, यहां से भी निकाल सकते थे। 9 का वैल्यू 18,000,
चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है कि ए बी सी ने मिलकर, ए बी और सी ने मिलकर 47,000 रुपया का पूंजी लगाई। यदि ए ने बी से 7,000 रुपया अधिक तथा बी ने सी से 5,000 रुपया अधिक निवेश किया होगा। इसका मतलब क्या हुआ? तो सी से ऐसा करते हैं कि सी का पूंजी हम 100 रुपया मान लेते हैं, तो बी जो है सी से 5,000 रुपया अधिक निवेश किया, मतलब x प्लस कितना हो गया, ये 5,000 रुपया। और ए ने बी से 7,000 रुपया, ए जो है बी से 7,000 रुपया, तो बी है x प्लस 5,000, इससे 7,000 ए लगाया, इसका मतलब ए लगाया x प्लस 12,000 रुपया। इस बात से सहमत हैं या नहीं? ये सी अनु। मान लिया कि सी ने 100 रुपया पूंजी लगाया और कहता है कि बी जो है सी से 5,000 अधिक लगाया, मतलब x प्लस 5,000 हो गया। और ए जो है बी से भी 7,000 अधिक लगाया, इसका मतलब 7 और 5 12,000 रुपया हो गया। तीनों मिलकर कितना लगाया है? 47,000 रुपया। तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो 47,000 आना चाहिए। ये आपका ए का पूंजी हो गया, ये बी का और ये सी का हो गया। तो ऐड करिए, हल करिए, x कितना हो गया? 3x बराबर हो जाएगा 47,000 में से 12 5 17,000 गया, बच जाएगा 30,000। ठीक है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 10,000, x का वैल्यू हो जाएगा 10,000। अब यहाँ पे गौर कीजिए पुनः ए बी सी, तो ए का पूंजी है x प्लस 12,000, x निकाले 10,000, इसका मतलब इसका पूंजी हो गया 22,000। बी का पूंजी 5,000, x प्लस 5,000, x का मान है 10,000, तो 10 और 5 15,000। सी का पूंजी x है, x मतलब 10,000। ये हमारा क्या निकला? ये तीनों के पूंजी का रेशियो निकला। तो 3 0 3 0 3 0, 2 से पुनः कट जाएगा, 11 दूनी 22, सॉरी नहीं कटेगा। ठीक है, मतलब ये किसका पूंजी का अनुपात निकला? 22:15:10। इसका मतलब ये हुआ कि लाभ का अनुपात भी हो जाएगा 22:15:10। कहता है कुल लाभ 4700 रुपया के कुल लाभ में सी का हिस्सा क्या होगा? तो कुल लाभ यहां से देखो कितना हुआ, तो 22 और 15 37 और 10 47 हो गया, तो कुल लाभ हो गया 47, है ना। यहाँ पे कहता है कुल लाभ 47 रुपया का हुआ है, मतलब 4700 रुपया के लाभ में सी का हिस्सा क्या होगा? का मतलब यहां से कुल लाभ कितना दिखाई दे रहा है? 4700 रुपया। इसका मतलब एक का वैल्यू हो जाएगा 100 रुपया। ठीक है, एक का वैल्यू हो जाएगा 100 रुपया। अब हमसे पूछता है सी का हिस्सा क्या है, तो सी का हिस्सा कितना है भाई लाभ में? 10 का, तो 10 का वैल्यू हो जाएगा 1,000 रुपया। कितना हो जाएगा? 1,000 रुपया। यही हमारा सी का लाभ हुआ और यही प्रश्न में पूछा जा रहा था, जो ऑप्शन सी में है, अतः सी आपका सही उत्तर होगा। देखिए, इसको बनाने का एक टेक्निक और है। ये जो हम लोग यहां से यहां ये मान निकाले, इसके लिए जब नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे तो वहां पर एक तरीका और बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम x मान के इसको बना लिए। ठीक है, कोशिश करिएगा, है ना, बिल्कुल इसी ढंग से बनाने के लिए। जब नंबर सिस्टम में आएंगे तो ये सब चीज हम पढ़ेंगे हल करने का, इससे शॉर्टकट तरीका। x बिना माने हुए इसको कैसे हल करेंगे, इसकी बात हम करेंगे नंबर सिस्टम में। ठीक है, चलिए, तो इसमें किन्हीं को दिक्कत फिर से देखना है। देखिए, सी लगाया 100 रुपया, बी उससे 5,000 अधिक लगाया, सी इससे भी 7,000 अधिक लगाया। इसका मतलब x अगर सी है तो ये हो गया x प्लस 5,000, इससे 7 अधिक मतलब x प्लस 12,000 हो जाएगा। इसको हल किए, x का मान आया 10,000, अतः ए का पूंजी हो गया 10 और 12 22,000, बी का पूंजी 10,000 और 5,000 15,000, सी का पूंजी 10,000। इसको काटे तो आ गया 22:15:10 में। चूंकि ये पूंजी का अनुपात है, समय इक्वल है, कांस्टेंट है, अतः लाभ का अनुपात भी होगा 22:15:10। प्रश्न कहा है कि कुल लाभ हुआ है 4700 रुपया, तो इसको ऐड किए कितना आया? 47, तो अनुपातिक 47 का वैल्यू 4700, तो एक का वैल्यू 100। सी का हमें लाभ पूछा गया था, मतलब 10 है, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1,000, जो ऑप्शन सी में है, अतः सी आपका सही उत्तर हो गया। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है कि x तथा y अपनी पूंजी क्रमशः 3:2 के अनुपात में निवेश किया। यदि, चलो इसको देखो बढ़िया से समझना, यहाँ पे x और y अपनी पूंजी जो है 3:2 में निवेश करता है,
यदि कुल लाभ का 5% दान पत्र में जमा किया गया तथा एक्स ने 8,550 रुपया का लाभ प्राप्त किया तो कुल लाभ क्या है। यह क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अदर देन पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जो हम टाइप 4 के अंतर्गत पढ़ेंगे उसके बारे में विशेष, ठीक है। लेकिन यहां पर पहले एक बात समझ लीजिए, है ना, कि अगर कोई भी व्यापार पार्टनर में शुरू होता है, ठीक है, और वर्ष के अंत में जो लाभ होता है, समय अवधि के बाद जो लाभ होता है, उस लाभ में से अगर कोई खर्च हुआ हो, जैसे किसी को मान लो कि वेतन पर तुम रखा होगा या कोई अन्य खर्च हुआ होगा, तो पहले उस टोटल लाभ में से वो खर्च को दे दिया जाता है और जो शेष बचता उसी में पार्टनर लाभ को बांटता है, ठीक है। तो यहां पर भी पूंजी 3:2 में लगाया। यहां तक तो कुछ बताने की हमको आवश्यकता नहीं है कि उसका लाभ का भी अनुपात होगा 3:2, क्योंकि समय बराबर है, समय कांस्टेंट है, अतः जो पूंजी का अनुपात है वही हमारा लाभ का अनुपात होगा, लाभ भी होगा 3:2 में। लेकिन कहा क्या है कि जो भी लाभ होता है उसका 5% वो दान पत्र में जमा कर देता है, मतलब दान दे देता है, ठीक है, 5% दान दे देता है। और उसके बाद एक्स ने 8,550 रुपया का लाभ प्राप्त किया तो कुल लाभ क्या है। गौर से सोचो, ये अगर आपका लाभ का रेशियो हुआ तो इसमें से पहले कितना परसेंट, 5% क्या करेगा, वो दान दे देगा, दान दिया, जो शेष बचा, अब 5% निकला होगा तो इकट्ठे नहीं निकला होगा, मिश्रण का कंसेप्ट याद है ना, जब ये इसमें से पूरा निकाला होगा, टोटल राशि में से 5% निकाला होगा, ठीक है, तो अब जो शेष बचेगा वो भी तो बटेगा दोनों में 3:2 ही में ना, ठीक है। आइए 3:2 जो बटा, ये 5% निकालने के बाद मतलब जो ये 95%, एक तरह से क्या परसेंट हुआ, ये 95% हुआ, ये जो बटा है ना, उसमें से एक्स का हिस्सा हुआ 8,550, एक्स का मतलब इसका 8,550 रुपया, ठीक है। 3 का हिस्सा कितना हुआ, 8,550 रुपया। हमसे पूछा है कि कुल लाभ क्या था, बस यही आपका प्रश्न है। एज ए मिश्रण, इसीलिए मिश्रण का कंसेप्ट आपको दिए थे, बिल्कुल, है ना, कंसेप्ट आपको दिए थे, कोई ट्रिक नहीं दिए थे, ताकि ये सब क्वेश्चन अगर आए तो यहां पर हमको दिक्कत ना हो, ठीक है, क्योंकि एक तरह से बहुत जटिल क्वेश्चन है ना, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से समझिए, यहाँ पे एक्स वाई जो है 3:2 में पूंजी लगाया, इसका मतलब लाभ भी हो जाएगा 3:2 में। अगर हम यहाँ पे सीधा सीधी लिख दें कि लाभ होगा कितना में, 3:2 में, कहीं कोई दिक्कत है किसी को नहीं। जो भी लाभ हुआ उसमें से पहले क्या किया, वो 5% दान दे दिया, तो इकट्ठे ये पूरा में से क्या किया, ये 5% दान दे दिया, जो शेष बचा यही ना शेष बचा, उसको ये दोनों 3:2 में बांटेगा, क्योंकि जो दान मिला होगा दोनों में से इकट्ठे मिला होगा तो उसी अनुपात में गया होगा, ठीक है, और जो शेष बचा होगा वो भी उसी अनुपात में बचा होगा, और उसको 3:2 में दोनों मित्र बांटा तो एक्स को लाभ कितना प्राप्त हुआ, 8,550, ठीक है। तो 3 का वैल्यू अगर 8,550 है तो 1 का वैल्यू क्या होगा, चलो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट हम लोग करें, 3 दूनी 6, 8 तिया 24, 5 तिया कितना होगा, 1 का वैल्यू 2,850 रुपया। तो ये पूरा राशि कितना हो जाएगा, ये पूरा राशि कितना होगा, तो कहोगे 3 दू 5 गुना 2,850, समझिए बात को, ठीक है। 3 का वैल्यू 8,550, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 8,550 बटा 3, 3 से काटेगा 3 दूनी 6, 8 तिया 24, 5 तिया 15, 2,850 पे आ गया। ये क्या आया, अनुपातिक 1 का वैल्यू आया, तो अनुपातिक 1 का वैल्यू 2,850, तो यहाँ पे टोटल राशि जो दोनों में बटा था वो क्या बटा था, 3:2 में, मतलब 5 बटा था, तो 5 का वैल्यू हो जाएगा 5 गुना 2,850, मतलब चाहो तो गुना कर सकते हो, 0 5 25 के 5 बाकी 2, 8 5 40, 2 42 के 2 बाकी 4, 5 दूनी 10, 4 14, इतना रुपया यहाँ पे। ये रुपया कौन बचा होगा, 5% दान देने के बाद बचा होगा, मतलब अगर ये राशि 100% रहा होगा तो 100% में से 5% दान दिया होगा तो 95% बचा होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि 95% का वैल्यू है 1,4,2,5,0। तो यहाँ का हमें ये हमारा पूछा जा रहा है, यही तो हमारा 100% हुआ। आइए हमारा कौन हुआ, 95% हुआ, 100% था, 100% में से 5% दान दिया, बचा कितना, 95%।
और वैसे बचा कितना 14,250, तब 95% का वैल्यू हुआ 14,250, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, यही तो हमारा पूछा गया है प्रश्न में। तो हो जाएगा 14,250 बटा 95 गुना 100। देखिए चाहो ये 15 बार में कट जाएगा 15,000 रुपया, ठीक है। यहां पे कुल पूंजी आया होगा 15,000 रुपया, कुल लाभ मैंने टोटल कंपनी में 15,000 रुपया का लाभ हुआ होगा, उसका 5% काट कर दान दे दिया गया होगा, तो 5% काटने के बाद बचा होगा 14,250 रुपया, जिसको में एक्स का हिस्सा हुआ होगा 8,550 रुपया। हमसे पूछा कुल लाभ कितना हुआ, तो यही आपका कुल लाभ हुआ 15,000, जो ऑप्शन बी में है, अतः बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, एक बार और इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, चूंकि ये क्वेश्चन मिश्रण से जुड़ा हुआ है, परसेंटेज का भी कुछ कंसेप्ट यहाँ पे आया है। ठीक है, बहुत आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझना है, क्योंकि 5% देने के बाद यह राशि बचा, मतलब 95% यह राशि बचा, ये 95% बचा, ई मतलब ई है ना, 95% का वैल्यू हुआ 14,250, अतः कुल लाभ पूछा है मतलब 100%, 100% 15,000। ठीक है, चलिए ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार और देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी ढंग का है, उसको भी देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि x तथा y, ठीक है, x तथा y 3:2 में के अनुपात में निवेश करते हैं, पूंजी निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 5%, सॉरी ये तो हम देखें ही जी, अगला क्वेश्चन दूसरा है। दो भाइयों ने एक व्यापार में, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले देख लिए हैं। दो भाइयों ने, ये हो गया पहला भाई, ये हो गया दूसरा भाई। कहता है दो भाइयों ने एक व्यापार की शुरुआत में क्रमशः 50,000 रुपया, 50,000 रुपया और 70,000 रुपया की पूंजी निवेश की। साझेदारी की यह शर्त यह कि कुल लाभ का 70% समान रूप में तथा शेष लाभ निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। यदि एक साझेदार को दूसरे से 90 रुपया अधिक मिले तो ज्ञात करें कि व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ। चलिए ये भी अदर देन पार्टनरशिप से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ना। पहले आपको हम बताए थे कि सबसे पहले किसी प्रकार का अन्य खर्च होता है, पहले वो लाभ में से निकाल कर दे दिया जाता है, फिर जो शेष बचता है उसी को पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। लेकिन यह कुछ और शर्त है, यहाँ पे दो भाई मिलकर 50,000 और 70,000 रुपया पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया। साझेदारी में शर्त क्या रखा कि जो भी लाभ होगा उसका 70% हम 50-50 बराबर बराबर बांट लेंगे, बाकी जो बचेगा 30% उसको हम पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। ओके, पूंजी के अनुपात में बांटेंगे, यही आपका क्वेश्चन है। और जब बांटा गया तो कहा गया कि एक साझेदार को दूसरे से 90 रुपया अधिक मिला। ठीक है, तो ज्ञात करें कि व्यापार में कुल लाभ कितना का हुआ। सबसे पहले तो यहाँ पे पूंजी का रेशियो निकाला जाए, क्या निकलेगा 5:7। इस बात से अवगत हैं, 5:7। तो जो भी लाभ हुआ 5:7 में हुआ, जो पूंजी का रेशियो होगा वही हमारा लाभ का रेशियो भी होगा। तो सबसे पहले क्या प्रश्न कहा आपसे कि टोटल लाभ में से 70% को बराबर बांटना है, बराबर बांटना है। चलिए तब पहले 70% को आप निकाल लीजिए। अब जो बच गया वो भी तो इसी रेशियो में बचेगा ना, 7:5 में ही। नहीं समझ में आया? जैसे जो भी लाभ हुआ, जो भी था, मैंने 12 था, 5:7 में पूंजी लगाया तो 5:7 में, ठीक है ना। इसमें से इकट्ठे 70% आप निकाल लिया, जो भी लाभ हुआ उसमें से 70% आपने निकाल लिया। तो जो शेष बचा उसको तो पूंजी के अनुपात में बांटेगा। वो किस अनुपात में बांटेगा? पूंजी के अनुपात में बांटना है, वही तो प्रश्न है। और जो ये 70% निकाला उसको क्या किया, 50-50 बांटा, तो दोनों को तो बराबर बराबर मिला इसमें। अतः ये तो इस रेशियो पर कोई प्रभाव डालेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि जितना इसको मिलेगा उतने इसको मिलेगा। अतः यहीं पे जो बटा पूंजी के अनुपात में
उसी में वो कहा कि एक साझेदार को दूसरे से 90 रुपया अधिक मिला। यहां से देखो एक साझेदार को दूसरे से कितना अधिक मिला, तो आप कहोगे 2, तो सीधा सीधी कहोगे कि अनुपातिक 2 का वैल्यू हो गया 90, तो 1 का वैल्यू हो गया 45। एक का वैल्यू कितना हो गया, 1 का वैल्यू 45। कहा ना जी कि एक साझेदार को दूसरे से 90 रुपया अधिक मिला। यहां देखो एक साझेदार को दूसरे से अनुपातिक 2 अधिक मिला, और वहां पे कहता है 90 रुपया अधिक मिला, तो 2 का वैल्यू 90, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 45। तो यहां पर जो बचा होगा 30%, 70% तो निकाल कर 50-50 कर ही लिया। यहां जो बचा होगा वो कितना बचा होगा, 30% बचा होगा। तो इसका मान क्या होगा, तो 1 का वैल्यू 45, तो 7 और 5 12 का वैल्यू हो जाएगा 12 गुना 45। चाहो तो गुना कर लो, 12 पचे 60 के सुन्ना बाकी 6 बरचो 48 6 54, 45 दूनी 90 के सुना बाकी 9, 45 9 54। इतना रुपया यहाँ पे बचा होगा। तो यहाँ पे जो बचा होगा 70% निकालने के बाद वाला राशि है, मतलब 30% राशि है ये। तब तो कह दोगे 30% बराबर 540। हमें तो बताना है कुल लाभ, तो 30% ये हुआ, 70% निकालने के बाद ना तो कुल लाभ होगा हमारा 100%। बस यही मान तो होगा ना यहाँ पे 100%। ठीक है, 100% था, 70 निकाला, बचा कितना 30%। इसका हम मान निकाल ही लिए, इसका मान कितना निकालिए 540। तो 30% का वैल्यू 540, तो 100% का मान क्या होगा, हल कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 540 बटा 30 गुना 100 कट जाएगा, 0 से 0 और 18 तिया 54, कितना हो जाएगा 1800 रुपया। हाँ डी में है, अतः डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये था आज के सेशन का कुछ क्वेश्चन। अंतिम 2 क्वेश्चन जो बताए मैंने उसको 1-2 बार आप जरूर रिव्यू करके देख लीजिएगा, क्योंकि हो सके ये क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि ये जटिल क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन हम अदर देन पार्टनरशिप में और सीखेंगे, है ना। अभी ऐसा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये टाइप आपको समझ में आया होगा। खासतौर से यह टाइप जो है ना, समय कांस्टेंट वाला था कि अगर समय कांस्टेंट है तो लाभ का जो रेशियो होगा वो पूंजी के अनुपात में होगा। ठीक है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर, है ना, रोक कर वीडियो आप नोट कर लें। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप मतलब टाइप 2 के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए, है ना, खुश रहिए, मगन रहिए, मस्त रहिए। प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पार्टनरशिप में हैं टाइप 2 के अंतर्गत। ठीक है, आज टाइप 2 पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपने बोला था कि पार्टनरशिप में लाभ, पूंजी और समय, यह 3 की बात करेगा। ठीक है, तो लाभ निकालना सीखेंगे टाइप 2 में, पूंजी निकालना सीखेंगे टाइप 3 में, और समय निकालना सीखेंगे टाइप 4 में। और 5 टाइप में हम बात करेंगे अदर देन पार्टनरशिप का, और टाइप 6 में हम बात करेंगे रेंट का। ठीक है, कुछ इस ढंग से हम आपका टाइप बनाया है। और टाइप 1 में मैंने देखा रेशियो से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, मतलब टोटल जो है 6 टाइप में आपको हम पार्टनरशिप बताने वाले हैं, जिसमें टाइप 1 हम पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है टाइप 2, जिसमें हम सीखेंगे लाभ निकालना। जैसा कि आपको मैं बता चुका था कि लाभ जो होता है वह पूंजी और समय का गुणनफल के रेशियो में होता है। मतलब ये कि P1 अनुपात P2 अनुपात P3 निकालना हो तो होगा C1 इंटू T1 अनुपात C2 इंटू T2 अनुपात C3 इंटू T3। ठीक है, याद करो ये बात हम बताए थे। अगर 2 पर्सन की बात करें, फॉर 2 पर्सन, ठीक है, अगर फॉर 2 पर्सन की बात करें 2 व्यक्ति के लिए, इसी चीज को P1 अनुपात P2 बराबर C1 इंटू T1 अनुपात C2 इंटू T2 न लिखकर हम लिख सकते हैं P1 बटा P2 बराबर C1 इंटू T1 बटा C2 इंटू T2। ठीक है, चूंकि हम टाइप 2 की बात करने वाले हैं, लाभ की बात करने वाले हैं, है ना, ये तो हमको आगे पढ़ना है। ठीक है, हम बारी बारी से सब पर विचार करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको देखेंगे।
ठीक है। टाइप 2 मतलब लाभ निकालना सीखेंगे। लाभ कैसे निकलेगा? तो पूंजी और समय को गुना करके। ठीक है। जो ही प्रश्न देखें तो सबसे लास्ट सेंटेंस को देखें कि हमसे क्या पूछा जा रहा है ना। पूंजी पूछा जा रहा है कि लाभ पूछा जा रहा है, किस समय पूछा जा रहा है। अगर लाभ पूछा जा रहा है तो तुरंत ढूंढिए कि पूंजी और समय, जिसका लाभ पूछा जा रहा है तुरंत ढूंढिए कि पूंजी और समय क्या है, दोनों को ढूंढकर गुना कर दीजिए, आपका वो लाभ का रेशियो निकल जाएगा। उसके बाद हल कर लीजिए। कैसे हल करना है ना, नोट करना है तो कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कैसे हल हम क्वेश्चन को करें। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन हम डिस्प्ले कर रहे हैं। कहता है ए बी सी मिलकर एक व्यापार शुरू करता है। यहाँ पे 3 बंदा है ए बी सी। ए ने 6 महीने के लिए 1200 रुपया, बी ने 7 महीने के लिए 800 रुपया तथा सी ने 8 महीने के लिए 600 रुपया निवेश किया। तो 396 रुपया के लाभ में ए का लाभांश क्या होगा? हमसे पूछा गया है ए का लाभांश। लाभांश का मतलब लाभ है ना। कुल लाभ दिया है 396 रुपया, कुल लाभ दिया है 396 रुपया। उसमें पूछता है कि ए का लाभ क्या है। तो यहाँ पे आपको देखना है क्या पूछा जा रहा है, लाभ। अब यहाँ पे थोड़ा सा आ जाओ, लाभ कैसे निकलेगा? तो अभी आपको बताया है कि लाभ का जो रेशियो होगा वो पूंजी और समय के गुणनफल में होती है। पूंजी और समय के गुणनफल में होती है। ये भी मैंने सीखा पिछला पार्ट में कि अगर समय कांस्टेंट हो जाता है, मतलब सबका समय समान समय के लिए होता है, तो पूंजी का जो रेशियो होगा वही लाभ का रेशियो होती है। खैर यहाँ पे चलो, कहता है ए ने 6 महीना के लिए 1200 रुपया, ए 1200 रुपया लगाया के महीना के लिए भाई, तो 6 माह के लिए। तो ए का वैल्यूएशन हो जाएगा 1200 गुना 6। आगे यहाँ पे कहता है बी ने 7 महीना के लिए 800 रुपया लगाया, 800 रुपया लगाया के माह के लिए, 7 माह के लिए। और सी ने 8 महीना के लिए 600 रुपया लगाया, 600 रुपया लगाया के माह के लिए, 8 माह के लिए। तो पूंजी और समय, पूंजी और समय, पूंजी और समय को गुना किए, क्या निकल गया? यह लाभ का रेशियो निकल गया। अब इसको अगर हल करेंगे, ठीक है, तो 2 शून्य से 2 शून्य चला जाएगा। अब देखिए 4 से सब कट रहा है, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। लगता है 3 से भी जाएगा, नहीं 3 से नहीं 2 से जाएगा। तो 2 तिया 100, 2 एकाएं 2, ये भी 2। मतलब बी सी के लाभ का जो रेशियो होगा 9 7 6 में होगा। ए लेगा 9 रुपया लाभ तो बी लेगा 7 रुपया तो सी लेगा 6 रुपया। टोटल लाभ यहाँ पे दिखाया है 396, अतः कह दोगे 9 7 1622, 22 का वैल्यू हो जाएगा 396। हमसे पूछा गया है ए का लाभ, मतलब अनुपातिक 9 का मान, यही ना है ए का लाभ। चलिए तो हो जाएगा 396 बटा 22 गुने का 9। ठीक है, ये आप चाहो तो 22 से काट सकते हो या पहले 11 से भी काट सकते हो। ठीक है, 22 से काटते हैं, एक बार में 22 जाएगा तो ये बच जाएगा 1778, फिर 8 बार में जाएगा। ठीक है, 9 8 72 के 2 बाकी 7, 162 रुपया आपका लाभ होगा। किसका लाभ होगा भाई? तो ए का। देखिए ऑप्शन में है तो ऑप्शन ए में है, अतः ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये आपका सही उत्तर होगा। चलिए क्लियर है, मिटा दें। तो क्या सीखा? जब भी लाभ पूछे तो पूंजी और समय को गुना कर दो, लाभ का रेशियो निकल जाएगा। इतनी सी बात हमको याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, ट्राई करिए। कहता है ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। चलिए पुनः 3 बंदा आया ए बी सी। ए ने 15,000 8 महीना के लिए, बी ने 12,000 9 महीना के लिए, और सी ने 8,000 रुपया पूरे वर्ष के लिए लगाया। समान असमय है, माने असमान है। यदि साल के अंत में 10,800 रुपया का लाभ हुआ हो तो ए और सी के लाभ का अंतर क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है। लाभ का अंतर क्या है? गौर करिएगा, लाभ कैसे निकलता है? एक ही बात तो आपको बोले हैं कि लाभ जो होता है वो पूंजी और समय के गुणनफल में होता है।
लाभ जो होता है वो पूंजी और समय के गुणनफल में होता है। मतलब जो ही हमसे लाभ पूछा तो हमको नजर जाना चाहिए पूंजी और समय पर। क्वेश्चन में ढूंढिए कि ए बी सी का पूंजी कितना कितना लगा और समय भी ढूंढिए कि ए बी सी का समय कितना कितना दिन तक रहा। ठीक है, अब दोनों को गुना कर दीजिए, वो क्या दे देगा आपको, लाभ का रेशियो दे देगा। फिर हल कर दीजिए रेशियो की मेथड से। चलिए, तो कहता है ए ने 15,000 रुपया, ए ने 15,000 रुपया 8 महीना के लिए, ओके। बी ने 12,000 रुपया, बी ने 12,000 रुपया 9 माह के लिए, और सी ने 8,000 रुपया पूरे वर्ष के लिए। पूरे वर्ष का मतलब 12 माह तक लगाया। यदि साल के अंत में 10,000 रुपया, 10,800 रुपया का लाभ हुआ हो, खैर वो तो बात कच्ची है, पहले लाभ तो हम लोग निकाल लें। तो 3 शून्य से 3 शून्य जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप काट सकते हैं 3 से, सब कट जाएगा। 5 तिया 15, 3 तिया 9, 4 तिया 12। अब यहां पर देखो 8 है, मतलब 4 सब में है, तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 दूना 8, मतलब आपका रेशियो हो जाएगा 5 दूना 10, 3 तिया 9, 4 दूना 8। मतलब ए बी सी का लाभ का जो रेशियो होगा 10, 9, 8 में होगा, 10, 9, 8 में होगा। तो कुल लाभ 10 और 9 19, 19 8 26 हो गया, सॉरी 27 हो गया। 9 8 17 10 27। लेकिन यहां से बोला है कि कुल लाभ हुआ है 10,800 रुपया, तो अनुपातिक 27 का वैल्यू हो जाएगा 10,800 रुपया। ठीक है, हमसे पूछा है कि ए और सी के लाभ का अंतर क्या है, ए और सी के लाभ का अंतर क्या है। तो ए का लाभ है 10 और सी का लाभ है 8, तो अंतर हो जाएगा 10 8 का 2, मतलब 2 का आपको मान निकालना है। ठीक है, तो हो जाएगा 108 पर 00 भागा 27 गुना 2। ठीक है, कट जाएगा 4 बार में, मतलब हो जाएगा 4 दूनी 800 रुपया। लाभ का अंतर हो जाएगा 800 रुपया, जो ऑप्शन बी में है, अतः बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, नोट करिएगा तो कर लीजिए, मिटा दें। कुछ नहीं करना है, लाभ निकालना है तो पूंजी और समय को गुना कर देना है, बस। एक ही बात हम अंत तक बोलेंगे, ठीक है, एक ही बात सभी जगह जिक्र करेंगे। पार्टनरशिप में कोई जान नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल रेशियो है। जैसे रेशियो में हम लोग पढ़े थे ना, मतलब 2 वेरिएबल का गुणनफल एक थर्ड वेरिएबल, अरे नोट वाला, सिक्का वाला, उसी टाइप का क्वेश्चन होगा। हमें सिर्फ यही दिमाग में रखना है कि जब लाभ निकालना है तो पूंजी और समय को गुना कर देंगे, बस। ये बात तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। कहता है अनिल ने 25,000 रुपया के निवेश से एक व्यापार शुरू किया। चलिए, ये है आपका अनिल, कितना रुपया लगाया, 25,000 रुपया लगाया। 3 महीने के बाद, 3 माह बाद विशाल, कौन आ गया व्यापार में, विशाल व्यापार में शामिल हुआ और 30,000 रुपया का पूंजी लगाया। लो भाई, ये भी 30,000 के पूंजी के साथ 3 माह के बाद व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में कुल 19,000 रुपया का लाभ हुआ, तो लाभ में अनिल का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमें लाभ पूछा गया है, हम बार बार बोल रहे हैं लाभ कैसे निकलता है, तो पूंजी और समय को गुना करके, पूंजी और समय को गुना करके। मतलब मेरा जो मोटो है वो कहां पे होगा, पूंजी पे होगा। तो पूंजी तो मेरा पता हो गया कि अनिल लगाया है 25,000 और विशाल लगाया है 30,000। दूसरा बात हमको देखना अब क्या होगा, समय। समय के बारे में इतना ही कहा है कि अनिल ने व्यापार शुरू किया है और 3 माह बाद विशाल आया है। अब वर्ष के अंत में यह लाभ हुआ है, इसका मतलब वर्ष का मतलब 12 महीना तक व्यापार चला। चूंकि अनिल शुरू से अंत तक रहा, इसका मतलब इसका पूंजी 12 माह तक रहा, और ये 3 माह बाद आया विशाल, इसका मतलब इसका पूंजी 9 माह तक रहा। यही चीज आपको ढूंढना है कि किसका पूंजी कितना दिन तक रहा, जो आप आराम से कर सकते हो। बस इसको हल करोगे, ये लाभ का रेशियो निकल जाएगा। पहले तो ये 3 शून्य से 3 शून्य को हटाओ, 5 25 और 6 5 30, ये भी आपका कट जाएगा। फिर 6 दूनी 12 भी चाहो तो आप काट सकते हो। तो आपका रेशियो हो गया 10:9, मतलब अनिल को मिलेगा 10%, तो विशाल को मिलेगा 3%। यही होगा लाभ का रेशियो, यही होगा लाभ का रेशियो। ठीक है, हल कर दीजिए।
कहता है 19,000 रुपया का लाभ हुआ है, तो लाभ में अनिल का हिस्सा क्या होगा? तो 10 और 9 19, टोटल लाभ यहाँ से 19 दिखाई दे रहा है। प्रश्न कह रहा है कि 19,000 रुपया का लाभ हुआ है, तो अनुपातिक 19 का वैल्यू हो गया 19,000, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 1,000। हमसे पूछा गया कि अनिल का लाभ क्या होगा, तो अनिल का लाभ 10 है, 1 का वैल्यू 1,000, तो 10 का वैल्यू 10,000 रुपया, तो अनिल का मिलेगा 10,000 रुपया, जो ऑप्शन ए में है। अतः ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोट करना है तो कर सकते हैं, मिटा दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, तो कहता है ए बी और सी मिलकर साझे व्यापार में साझेदारी है। ए बी सी व्यापार में साझेदारी है। ए है ये है बी और ये है सी। ये पूरे वर्ष के लिए 4,000 रुपया लगाया। ये पूरे वर्ष के लिए 4,000 रुपया लगाया। बी आरंभ में 6,000 रुपया लगाता है, जिसे 4 माह के अंत में 8,000 रुपया कर देता है। जबकि सी आरंभ में 8,000 रुपया लगाता है, परंतु 9 माह के अंत में 2,000 रुपया निकाल लेता है। वर्ष के अंत में प्राप्त 16,950 रुपया के लाभ में प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा? मतलब कहीं ना कहीं हमसे लाभ पूछा जा रहा है। लाभ हमें निकलता है पूंजी और समय को गुना करके। ठीक है, चलिए शुरू होते हैं। कहता है ए पूरे वर्ष के लिए 4,000 लगाया। पूरे वर्ष का मतलब 12 महीना के लिए कितना लगाया? 4,000 रुपया लगाया। बी आरंभ में 6,000 लगाया। बी आरंभ में कितना लगाया? 6,000 रुपया लगाया, जिसे 4 माह के अंत में 8,000 कर दिया। इसका मतलब क्या समझे? बी ने 6,000 रुपया लगाया और 4 माह के अंत में 8,000 रुपया कर दिया। इसका मतलब हुआ कि 4 माह तक इसका रहा 6,000 और उसके बाद इसका पूंजी हो गया 8,000, जो शेष माह तक रहा होगा। खैर आगे देखेंगे। जबकि सी आरंभ में 8,000 लगाया। सी कितना लगाया? 8,000 लगाया, परंतु 9 माह के अंत में 2,000 रुपया निकाल लिया। 9 माह के अंत में का मतलब हुआ कि 9 माह तक इसका 8,000 रहा, उसके बाद ये 2,000 निकाल लिया। इसका मतलब शेष व्यापार में इसका पूंजी लगा हुआ रहा होगा 6,000। 9 महीना के बाद इसका पूंजी हो गया होगा 6,000। ठीक है, वर्ष के अंत में प्राप्त 16,950 रुपया के लाभ में प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा? खैर वो तो आगे की बात है। सबसे पहले यहां पर सोचो, चूंकि 4,000 ये 12 माह तक लगाया, पूरे वर्ष तक। बी 6,000 रुपया लगाया, लेकिन 4 माह बाद कितना कर दिया पूंजी? 8,000। तो ये 8,000 रुपया उसका के माह तक रहा होगा? 8 माह तक, क्योंकि 4 माह तो बीत ही गया 6,000 से ही। बस ये कितना 8 माह तक कितना रहा होगा उसका? 8,000। सी के बारे में सोचो, 8,000 रुपया लगाया था, लेकिन 9 माह के बाद वो 2,000 रुपया निकाल लिया। मतलब 9 माह के बाद अगला जो 3 माह तक उसका रहा होगा वो रहा होगा 6,000। मतलब यही हुआ पूंजी और समय का गुणनफल, जो हमें क्या शो करेगा? लाभ को। बस यही हमारा लाभ हो गया। ठीक है, तो चाहो तो बरचौ 48, चूंकि ये शून्य जो है सब में 1000 वाली बात है, ये शून्य तुम सीधे हटा सकते हो। ठीक है, नहीं तो बरचौ 48,000 लाओ लिख देते हैं। ये शून्य 1000 वाला शून्य सब में ना है, तो खाली 48 भी लिखा जा सकता था, लेकिन बरचौ 48,000। यहाँ पे आओ तो 6 चौके 24,000 हो गया और 8 8 64,000 हो गया। कितना हो जाएगा ये? 88,000। ओके, यहाँ पे आओ 9 8 72,000 और 7 18,000, 90,000 रुपया। हम यही कह रहे थे कि ये 3 जो शून्य है 1000 वाला, वो तो अंत में कट ही जाता। ठीक है, तो ये शून्य बार बार क्यों लिखे? खैर कोई बात नहीं, समझने के लिए जरूरी है। आ गया तीनों के लाभ का अनुपात 48 अनुपात 88 अनुपात 90। ठीक है, अगर कटता है तो काट दीजिए। 2 से सब कट रहा है, तो 2 से काटो पहले। 24 दूनी 48, 44 दूनी और ये हो गया 45 दूनी। ठीक है, मतलब लाभ का अनुपात हो गया 24 अनुपात 44 अनुपात 45। ठीक है, अब यहाँ पे कुल लाभ दिया है, तो 4 4 8 अपान 13 के 3 बाकी 1, 4 4 8 2 10 1 11, 113 का वैल्यू यहाँ पे दिया है 16,950 रुपया। तो 1 का वैल्यू क्या होगा? भागा देना पड़ जाएगा हमको। 16,950 बटा 113 दिखाई देगा जी।
नीचे वाला दिखाई देगा, कहाँ लिख दें? चलिए कटता है तो काट दीजिए। देखिए एक बार तो आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5, फिर 5 बार में लगाइएगा तो 5 या 15 के 5 बाकी है कि अब कट जाएगा, मतलब 150 बार में। मतलब यहाँ पे आ गया अनुपातिक 1 का वैल्यू आ गया 150। यहाँ पे लिख देते हैं आपको अनुपातिक 1 का वैल्यू, थोड़ा सा दिखाई देगा, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। 1 का वैल्यू कितना आ गया 150। तीनों का लाभ पूछा है तो तीनों का लाभ निकाल दीजिए। तो 1 का वैल्यू अगर 150 तो 24 का वैल्यू क्या होगा, तो 15 4 60 के सुनना बाकी 6, 15 दूनी 30 अशो 36, इतना रुपया है ना। बी का लाभ कितना होगा, तो अनुपातिक 1 का वैल्यू 150 तो 44 का वैल्यू क्या होगा 150 गुना 44, तो 15 4 60 के सुनना बाकी 6, 1560 अशो 66, इतना रुपया होगा। सी का देखा जाए तो 1 का वैल्यू 150 तो 45 का वैल्यू क्या होगा, तो 15 5 75 के 5 बाकी 7, 1560 और 7 67, इतना रुपया। अब यही चीज हुआ एबीसी का लाभ, देख लो कौन ऑप्शन में है। तो 3600 6600 6750 ये ऑप्शन ए में है, अतः ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार और देख लीजिएगा, ऐसा कई एग्जाम्पल आपको कराएंगे। आपको सोचना है कौन कितना पूंजी कितना समय के लिए लगाया है, यही आपको सोचना है, यही आपका लाभ होगा। अब हम लाभ बराबर पूंजी गुना समय लिखेंगे, शोभा नहीं देगा, क्योंकि आपका दिमाग में बैठ गया होगा लाभ कैसे निकलेगा, तो पूंजी और समय को गुना करके। ठीक है, अतः ये बार बार लिखना उचित नहीं है। कहता है ए और बी ने क्रमशः 48,000, ए लगाया है 48,000 रुपया और बी लगाया है 60,000 रुपया। इतना रुपया पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया। 3 माह के बाद ये 8,000 रुपया निकाल लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 माह तक ए का रहा 48,000, उसके बाद ये 8,000 रुपया व्यापार से निकाल लिया। इसका मतलब इसका शेष पूंजी बच गया होगा 48,000 में से 8,000 निकाल लेगा तो 40,000। क्लियर है। जबकि व्यापार शुरू होने के 6 माह बाद बी 6,000 रुपया और लगा देता है। तब व्यापार शुरू होने के 6 माह बाद, इसका मतलब 6 माह तक इसका रहा 60,000 और उसके बाद 6,000 रुपया और ये लगा देता है। इसका मतलब उसके बाद इसका पूंजी हो गया होगा 66,000, जो शेष माह तक रहा होगा। क्लियर है। यदि वर्ष के अंत में, मतलब व्यापार चला 1 वर्ष मतलब 12 महीना तक, तो 12 महीना का मतलब हो गया 3 माह तक अगर ए का पूंजी 48,000 रहा तो बाकी 9 माह तक रहा होगा 40,000, क्योंकि 8,000 3 माह के बाद निकाल लिया है। बी का पूंजी 60,000 रुपया रहा होगा 6 माह तक, तो उसके बाद इसका पूंजी हो गया होगा 6,000 और लगा दिया है तो 66,000 जो रहा होगा आगामी 6 माह तक, तब ना 12 माह मतलब 1 वर्ष होगा। क्लियर है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ में से ए को 12,000 मिला तो कुल लाभ क्या है, यही आपका प्रश्न है। चलिए अब तो आप निकाल लेंगे, क्या करेंगे, तो 8 या 24 के 4 बाकी 2, 4 या 12 तो 144,000 हो गया और 9 4 36 है ना। ये 3 शून्य जो है ना इसको तुम पहले ही हटा सकते हो, तो 48 दिया 144,000 और 40 गुना 9 तो 360,000, कितना हो गया, तो ये हो गया 4 6 4 10 के शून्य बाकी है 3 1 4 1 5, इतना हजार। ठीक है ना, इसका पूंजी हो गया। इसका क्या हो गया, तो शेष का 36, यहाँ पे आओ, शेष का 36 के 100 बाकी 3 36 3 39, 7 5 6 पर 000। ओके, बस इसका पूंजी हो गया ये, इसका पूंजी हो गया ये, मतलब यही हमारा लाभ का रेशियो हो गया। तो 3 शून्य से 3 शून्य तो पहले हटाओ, अगर ये कटता है तो काट दो, है ना। तो 4 से दोनों कट रहा है, काट दो। बरचौ 48 624, 624 के 4 बाकी 2, बरचौ 48 तो 50, ये भी 4 से कट जाएगा। 1872 और 9 4 36, 9 4 36 के 100 बाकी 3, 1872 और 3 75। ठीक है, अब अगर देखोगे तो 9 से भी दोनों कट रहा है, 9 से, है ना, तो 9 से पुनः काट दो, एक बार 9 14वां 27 से, और 9 से तो 21वां 89 से। ठीक है, अब पुनः देखो तो 7 से दोनों कट रहा है, तो 7 दूनी 14 और 7 21, मतलब दोनों का लाभ का जो रेशियो हुआ,
लाभ का जो रेशियो हुआ वो क्या हुआ, 2:3 में हो गया। ए का लाभ 2 तो बी का लाभ हो गया 3। हमसे कहा गया है कि ए लाभ के रूप में 12,000 रुपया लिया है, ये लाभ के रूप में 12,000, मतलब यहाँ पे हो गया 2 का वैल्यू 12,000। आपसे पूछा गया है कि कुल लाभ क्या है, कुल लाभ क्या है, मतलब 3 2 5 का मान, ठीक है। तो हो जाएगा 12,000 बटा 2 गुना 5, 6 बार में जाएगा, 6 बचे 30,000। कुल लाभ कितना होगा, 30,000। है कोई ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में है, अतः बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया, क्लियर है, मिटा दें। देखिए कोई नया चीज नहीं है ना, बस एक ही बात याद रखना है कि जब लाभ निकालना है तो ये देखना है कि किसका पूंजी कितना समय तक रहा। बस पूंजी समय को गुना कर दीजिएगा, लाभ का रेशियो निकल जाएगा। चलिए क्या कहता है, ए ने 40,000 रुपया का पूंजी निवेश किया। लो, ए ने 40,000 रुपया का पूंजी निवेश किया और एक वर्कशॉप शुरू की। उसने प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपया अतिरिक्त निवेश किया, मैंने प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपया अतिरिक्त निवेश किया। 2 वर्ष बाद उसका शिष्य बी, ये कब आया है, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद उसका शिष्य बी 85,000 रुपया के साथ व्यापार में शामिल हो गया। बी ने कोई अतिरिक्त राशि नहीं दिया, मतलब एक बार लगाया बस लगाकर छोड़ दिया। वर्कशॉप की शुरुआत के 4 वर्ष बाद, ध्यान से समझना है, 4 वर्ष बाद कुल लाभ 1,95,000 रुपया हुआ। तो ए का हिस्सा क्या होगा, ये हमारा प्रश्न है। लेकिन ऊपर में दिया था कि ए ने 40,000 रुपया निवेश कर एक व्यवसाय शुरू किया तथा प्रत्येक वर्ष वो 10,000 रुपया लगाया, प्रत्येक वर्ष वो 10,000 रुपया लगाया। इसका मतलब हुआ कि पहला वर्ष इसका 40,000 रहा होगा, अगला वर्ष पुनः 10,000 लगाया होगा, तो अगला वर्ष इसका पूंजी 50,000 रुपया हो गया होगा, पुनः अगला वर्ष 10,000 रुपया लगाया होगा, तो इसका अगला वर्ष हो गया होगा 60,000 रुपया, नहीं, पुनः अगला वर्ष 10,000 रुपया लगाया तो इसका पूंजी हो गया होगा 70,000 रुपया। मतलब प्रत्येक साल वो 10,000 रुपया लगा रहा है और 4 वर्ष के बाद लाभ हुआ है। इसका मतलब 1 वर्ष तक रहा होगा 40,000, अगला 1 साल तक रहा होगा 50,000, उसका अगला 1 साल तक रहा होगा 60,000, उसका अगला 1 साल तक रहा होगा उसका 70,000, क्योंकि प्रत्येक साल 10,000 को इंक्लूड करते जा रहा है। जबकि बी कोई परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन यह 2 साल के बाद व्यापार में शामिल हुआ है। अब व्यापार चला है 4 माह तक, इसका मतलब 85,000 रुपया मात्र इसका रहा होगा 2 साल तक, क्योंकि 2 साल बाद आया है और 4 साल तक व्यापार ही चला है। ठीक है, अब यही ये दोनों के लाभ का रेशियो हो गया है ना। तो इसको टोटलिंग कर लीजिए, टोटलिंग करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे कर देते हैं। बार बार कह रहे हैं कि ये 3 शून्य जो 1000 है, यहां से यहां डायरेक्ट आप हटा सकते हो। जैसे इसमें हटाने का प्रयत्न, 3 शून्य ये क्या होगा, 1000 वाला हटा दो, हट गया। ठीक है, अब इस काउंटिंग थोड़ा करना आसान हो जाता है इसे। ये हो गया 0, 5 4 9, 915, 15 7 22। ये हो गया ए का, बी का कितना होगा, तो 5 दूनी 10 के शून्य बाकी 1, 8 दूनी 16, 1 17। ये शून्य से ये शून्य जाएगा। ठीक है, मतलब लाभ का अनुपात होगा 22:17 में, मतलब ए लेगा 22 रुपया तो बी लेगा 17 रुपया। टोटल लाभ हुआ है कितना, 1,95,000। फिर से देख लो, 1,95,000। ठीक है, तो कहोगे 22 और 17, 7 2 9, 2 1 3, अनुपातिक 39, अनुपातिक 39, 22 और 9 कितना हो जाएगा, 22 और 17 कितना हो जाएगा, अनुपातिक 39 हो जाएगा, जिसका मान दिया है 1,95,000 रुपया। हमसे पूछता है ए का लाभ, ए का लाभ, तो ए का लाभ का मतलब 22 का मान, 22 का मान निकाल दीजिए, क्या होगा, इतना बटा 39 गुने 22। बस अब इसको आप चाहें तो काट दें, तो देखो ये 5 बार में कट रहा है,
9 5 45 के 5 बाकी 4 5 या 15 4 19, मतलब हो जाएगा 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1 15 से 11 110 अपर 000, मतलब ए का लाभ आपका हो जाएगा 1,10,000, 1,10,000 जो ऑप्शन बी में है, अतः बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा इसमें कंडीशन डाला था, वो कुछ भी नहीं, क्वेश्चन वही था, खाली बोल दिया था कि ये प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपया लगाते जाता है। क्या दिक्कत है, उसी ढंग से कैलकुलेशन कर लिए, है ना। ये हो गया ए का पूंजी यहां से यहां तक, और ये हो गया बी का, जो पूंजी हुआ वही उसका लाभ का रेशियो हुआ। पूंजी का वेरिएशन जो हम लोग करते हैं वो कैपिटल और टाइम को गुना करके, मतलब अगर हम 500 रुपया पूंजी लगाएं लेकिन व्यापार में 2 साल तक रहा, इसका मतलब उसका वेरिएशन हो गया 500 गुना 2, मतलब 1,000 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ये भी आपका क्लियर हो गया होगा, मिटा दें। चलिए मिटा रहे हैं। देखिए हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लाने का प्रयास किए हैं, लेकिन ये सारा मिशन पूर्ण होगा जब तक आप साथ नहीं देंगे, जब तक नहीं। आपको भी इस मिशन में साथ देना होगा, घर पे बार बार बनाना होगा, एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार, हम तो कहेंगे कम से कम 10 बार जरूर बनाइए अगर मिशन में सफल होना है तो। ठीक है, और सबों को मिशन में सफल होना है, तब तो इतना एनर्जी के साथ आप कॉपी कलम लेकर बैठकर ये कार्य को कर रहे हैं, अतः बेहतर होगा कि आप बार बार इसको बनाएं। ठीक है, उबिए नहीं। हाँ लगेगा कि तो आप समझ गए, लेकिन जब तक हम नहीं इसको क्लियर कर पाएंगे, जब तक इसको 8-10 बार हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि एक्स तथा बाई 16,000 और 12,000 रुपया का पूंजी से, ये 16,000 और ये 12,000 दिखाई दे रहा है, क्लियर है। 16,000 और 12,000 रुपया का पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 3 माह बाद एक्स ने 5,000 रुपया वापस ले लिया। ऐसा क्वेश्चन पहले भी हम बना लिए हैं। ठीक है, कि पूंजी लगाता है, 3 माह बाद वो ले लेता है पैसा, आधा, 1/4, 1/3, और बी जो है पैसा लगा देता है ना। तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे वो पैसा लगाया है या जैसे जैसे वो पैसा निकाला है, उसी ढंग से यहाँ पे आंकड़ा लिखते जाइए, अपने आप आंसर आ जाएगा। ओके, तो कहता है कि 3 माह बाद एक्स ने 5,000 रुपया वापस ले लिया। इसका मतलब यह हुआ कि 3 माह तक इसका पूंजी रहा होगा 16,000 और उसके बाद इसमें से 5,000 रुपया वापस ले लिया होगा। इसका मतलब पूंजी रहा होगा शेष 11,000 शेष माह तक। अब आगे पढ़ेंगे तब ना पता चलेगा कि व्यापार कितना दिन तक चला, जब तक इसको हम खाली ही रख लेते हैं। ठीक है, आगे डाटा मिलेगा कि 1 वर्ष के अंत में तो लिख देंगे 9, क्लियर है। 2 वर्ष के अंत में होगा तो 24 महीना में 3 महीना बीता तो ये हो जाएगा 21, तो यहाँ पे हम बाद में डाटा लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 3 माह बाद एक्स ने 5,000 रुपया वापस लिया, जबकि बाई ने 5,000 रुपया और निवेश कर दिया। मतलब 3 माह बाद बाई ने 5,000 रुपया और निवेश कर दिया, का मतलब कितना हो गया 17,000। इसके 3 माह बाद का मतलब 3 माह जब बीत गया ना, इसके 3 माह बाद जेड भी व्यापार में 21,000 रुपया पूंजी के साथ शामिल हो गया। इसके 3 माह बाद का मतलब बात आई समझ में, शुरू से 6 माह बाद, क्योंकि 3 माह तो बीत गया है, इसके 3 माह बाद मतलब के माह बाद, इसको काट के कहोगे तो कहोगे 6 माह बाद व्यापार शुरू हुआ, उससे 6 माह बाद जेड ने भी 21,000 रुपया निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। ज्ञात करें कि 26,400 रुपया के वार्षिक लाभ का मतलब व्यापार 1 वर्ष तक चला। जब व्यापार 1 वर्ष तक चला तो अब आप निकाल सकते हो कि एक्स का पूंजी 16,000 3 माह तक, इसका मतलब 11,000 रहा होगा 9 माह तक, तब ना 1 वर्ष पूरेगा। बी का पूंजी 12,000 3 माह तक, इसका मतलब 17,000 रहा होगा 9 माह तक। इसके 3 माह बाद जेड आया, मतलब शुरू से 6 माह बाद आया,
है ना। तो 6 माह बाद आया व्यापार 1 साल तक ही चला, इसका मतलब इसका पूंजी के माह तक रहा होगा, 6 माह तक रहा होगा। यही हमारा लाभ का रेशियो हो गया। बस इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, ये लाभ का आपका रेशियो निकल जाएगा। सबसे पहले ये 1000 वाले बात को तुम हटा लो, ठीक है, क्योंकि सब में 1000 है, इसको हटा लो। क्या होगा, 16 48, यहाँ पे आओ 11 99, 9 8 17 के साथ बाकी 1 147, यहाँ पे आओ तो 12 3 36 और 17 53 से 9 7 63 के 3 बाकी 100 915 189। ओके, यहाँ पे आओ 21 का शबील से, मतलब यही लाभ का तीनों का रेशियो निकला। अब देखो सब लगता है कि कट जाएगा 21 से, 21 7 47 से, 21 9 89 से, 21 का शबील से। चलिए, तो यही हुआ लाभ का अनुपात, ठीक है। मतलब एक्स का लाभ हुआ 7, वाई का लाभ हुआ 9 और जेड का लाभ हुआ 6। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछता है कि ज्ञात करें कि 26,400 रुपया के लाभ में वाई का हिस्सा जेड के हिस्सा से कितना अधिक है। वाई का हिस्सा जेड के हिस्सा से कितना अधिक है, 26,400 रुपया के लाभ में। तो चलिए देख लेते हैं। तो 9 और 7 16 और 6 22, तो हो जाएगा अनुपातिक 22 का वैल्यू 26,400 रुपया। अनुपातिक 22 का वैल्यू 26,400 रुपया। हमसे पूछा है कि वाई का हिस्सा जेड के हिस्सा से कितना अधिक मिला लाभ में, तो कितना अधिक मिला 3, तो 3 का हम मान निकाल लेते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 26,400 बटा 22 गुना 3, है ना, ये कट जाएगा एक बार 12 बार में, नहीं मतलब 1200 रुपया। टोटल हो जाएगा 12 3 3600 रुपया। देखिए 3600 रुपया है कोई में क्या, तो 3600 रुपया ए ऑप्शन में है, अतः ए आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए नोट करना है तो नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। मिटा दें, देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा एकाग्र चित्त से, है ना, 2 से 3 बार आपको बना लेना है। सिर्फ यही देखना है कि किसका पूंजी कितना समय तक रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। कहता है ए ने 5,000 रुपया का पूंजी से एक व्यापार शुरू किया। लो भाई, ए जो है 5,000 रुपया पूंजी से, 500 रुपया की पूंजी से एक व्यापार शुरू किया। 2 महीने बाद बी व्यापार में 400 रुपया लगाया। लो, 2 माह बाद कितना रुपया लगाया, 400 रुपया। चलिए यादाश्त के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये 2 माह बाद 400 रुपया लगाया। व्यापार शुरू होने के 6 माह बाद सी, है ना, शुरू से 6 माह बाद, व्यापार शुरू होने के 6 माह बाद सी 8,000 रुपया पूंजी निवेश करता है। बार बार 1000 पर चला जाता है, 800 रुपया है भाई, 8,000 नहीं, ठीक है। यदि वर्ष के अंत में कुल 444 रुपया का लाभ हो तो इनमें प्रत्येक का लाभ कितना है, ये हमारा क्वेश्चन है। सिंपल से फंडा है ना। जब लाभ का हमें रेशियो पता करना है तब पूंजी और समय को गुना करना होगा। वर्ष के अंत का मतलब 12 महीना तक व्यापार चला, ये शुरू में पूंजी लगाया है और अंत तक रहा है, इसका मतलब इसका 500 रुपया 12 माह तक रहा। ये 2 माह बाद आया है, इसका मतलब 400 रुपया इसका 10 माह तक रहा। और ये व्यापार शुरू होने के 6 माह बाद आया है, इसका मतलब इसका 800 रुपया आगामी 6 माह तक रहा। बस यही तो हुआ इसका लाभ का रेशियो। तो यहां से सबसे पहले 2 शून्य 2 शून्य 2 4 4 दूनी 8, 4 से ये तीनों कट गया। उसके बाद और अगर कटता है तो आप काट सकते हो, तो नहीं कट रहा है, अतः लाभ का रेशियो हो गया 15:10:12। ठीक है, यही हमारा तो प्रश्न था कि लाभ तीनों को कितना कितना मिला, है ना। आप चाहें तो इसके बाद ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं, चारों ऑप्शन से भी आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर सीधा सीधी मान भी आप निकाल सकते हैं ऑप्शन से, जो हम रेशियो में आपको बताए थे। देखिए पहले ऑप्शन से चेक करके देखिए, है ना।
ए है 100, या निकाल लो, हटाओ। कहता है कुल लाभ 444 रुपया हुआ, तो 5 2 7 3 अनुपातिक 37 का मतलब हो गया 444 रुपया। हमसे पूछा प्रत्येक का लाभ, इसके लिए हमको पहले एक का मान निकालना होगा, तो 444 भागा 37 काटिए एक बार में, 7 4 74, फिर 2 बार लगेगा 12, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 12, 12 गुना 15 180 रुपया। ठीक है, ऑप्शन भी देखते जाना, 180 मात्र ए गो में है, अतः सीधे कह दो उत्तर कौन सही होगा, ए। सारा ऑप्शन निकालने की हमको आवश्यकता नहीं है, ये बात हम फंडामेंटल में आपको बताए हैं। चूंकि हम मैथ को बना रहे हैं अतः सबको निकालेंगे। अतः बी का लाभ क्या होगा, तो एक का वैल्यू 12, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 रुपया। देखो ए में 120 होनी चाहिए। सी का क्या होगा, तो एक का वैल्यू 12, तो 12 का वैल्यू हो जाएगा 144 रुपया। ये होगा तीनों का लाभ। क्लियर है? ऐसे ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते थे। ऑप्शन तीनों में देखते, पहला ऑप्शन 15 का मल्टीपल, दूसरा ऑप्शन 10 का, और तीसरा ऑप्शन 12 का मल्टीपल होता है, या पहला दोनों का अनुपात 15-10 होता है ना, दूसरा तीसरा का अनुपात यहां से काट के निकाल सकता था 5 और 6 में होता। ठीक है, बिल्कुल इस ढंग से लो देख ही लेते हैं। पहला ऑप्शन है 180, 120 और 144। दूसरा ऑप्शन हमारा है 160, 141, 125। तीसरा ऑप्शन हमारा है 141, 110 और 140 रुपया। सॉरी 180, 120, 144। बी में है, दूसरा है जी 150 है, 130 है और 123 है। सी ऑप्शन आपका है 160, 141 और 125। डी ऑप्शन हमारा है 141, 110 और 140। अगर तीनों का मान है तो ऑप्शन से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या आया है, तो ऑप्शन आया है 15:10:12। ठीक है, अगर ये दोनों को देखोगे तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 5 6 के रेशियो में होना चाहिए। ये 5 का मल्टीपल है नहीं। 6 की बात करें है ना, तो ये 6 का मल्टीपल है नहीं, ये आपका कट जाएगा। ये भी आपका 6 का मल्टीपल नहीं है नहीं है, ये भी आपका कट जाएगा। सिर्फ उत्तर कौन हो जाएगा, आपका ए। कहने का मतलब सिर्फ हम अगर ये मान निकालने से बचना चाहते हैं, आपका ये ऑप्शन आपका पता हो गया, और तीनों का चूंकि पूछा गया है तो ऑप्शन से भी आप निकाल सकते थे। 15:10:12 के रेशियो में तीनों होना चाहिए था, तो 15:12:10 का रेशियो है ना, चेक करना थोड़ा सा जटिल है, तो ये दोनों को देखो, या ये दोनों को भी आप देख सकते हो, है ना। 15:10:12 है तो 5 या 15, 5 दूना 10, 3 दो में होना चाहिए, इसमें देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है 15-13 में है, 3 दो में ये नहीं है, कट गया। ये भी देखो 141 होने की वजह से ये भी 3 दो में नहीं होगा, ये भी कट गया। ये देखो 141 होने की वजह से ये भी नहीं कटेगा, तो ये भी 3 दो में नहीं है। उत्तर आपका कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये दोनों से भी चेक करते हैं, 5:6 में रेशियो आना चाहिए ये वाला, है ना, तो 5:6 में कोई रेशियो नहीं दिखाई दिया, सिर्फ ये दिखाई दिया था आपको। 6 का मतलब 6 का मल्टीपल होगा भाई, है ना, तो 6 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हो, 7 आ रहा है, 3 से कटेगा नहीं, 3 2 5 1 6 आ रहा है। ये ऑप्शन कितना था, 23 था, तो ए नहीं है, ए नहीं है। चलिए हटाइए, सिर्फ 5 था जी, तब भी 3 का मल्टीपल नहीं है, 5 2 7 1 8, 3 का नहीं है, ये भी नहीं होगा। कहने का मतलब आप ऑप्शन की मान से भी इसको आप बना सकते थे, ये हम सिर्फ कहना चाह रहे थे। ठीक है, समय बचाने के लिए है ना अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, चूंकि हम बेसिक सीख रहे हैं, है ना, तो हमें तो बाय प्रोसेस ही चलना है, लेकिन आप अपने स्तर से ऐसा दिमाग लगाते रहिएगा। ठीक है, कहां पे हमको समय बचाया जा सकता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है कि ए और बी ने 36,000 रुपया तथा 45,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू करती है। 4 महीने बाद बी अपनी पूंजी का 4/9 भाग निकाल लेता है। देखो सबसे पहले ये 1000 की बात है, तो 36,000 को ये शून्य को हटा दें, पढ़ सकते हैं ना कि 36,000 45,000, क्योंकि शून्य देने से अंत में तो ये तीनों शून्य को कट ही जाना है
है ना। ये बार बार हम बोल रहे हैं, ये तीनों शून्य को तो कट ही जाना है, तो इसको लिखने से क्या फायदा, इंक भी नष्ट होगा नहीं, अतः सीधे इतना ही लिखो। 36,000 और 45,000 रुपया लगाकर व्यापार शुरू करता है। 4 महीने बाद बी अपनी पूंजी का 4/9 निकाल लेता है, मतलब 4 माह तक इसका रहा 45 रुपया, और उसके बाद 4/9 भाग निकाल लेता है। तो 45 का 4/9 निकाला का मतलब 20 निकाल लिया, 20 निकाल लिया तो बचा कितना होगा, 25। क्लियर है। उसके 5 माह बाद वह अपनी मूल पूंजी का 11/9 भाग पुनः निकाल लेता है, मतलब इसके 5 माह बाद, मतलब ये कि ये 5 माह तक उसको रहा 25 रुपया, उसके बाद पुनः मूल पूंजी मतलब 45 का ही 11/9 पुनः निकाल लेता है, लगा देता है। 55 पुनः निवेश कर देता है, तब 55 जब निवेश कर देगा तो पहले से 25 था, अब 55 और निवेश कर दिया, कितना हो गया, 80। यदि वर्ष के अंत में, मतलब व्यापार 1 वर्ष तक चला, इसका मतलब 4 माह तक कितना, 5 माह तक कितना, 9 माह हो गया, तो ये रहा होगा 3 माह तक, तब ना 12 माह होगा। ये कोई परिवर्तन नहीं किया, इसका मतलब इसका पूंजी रह गया होगा 12 माह तक। क्लियर है, ये हटा दें। हमारा प्रश्न यही है कि यदि वर्ष के अंत में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 1,17,240 रुपया का लाभ हुआ हो, तो लाभ में से किसको और कितना रुपया अधिक प्राप्त हुआ। मतलब 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है। पहला ऑप्शन है ए को कितना रुपया, ए को कितना रुपया है भाई, तो 15,500 रुपया। पुनः बी ऑप्शन है बी को 12,450 रुपया। सी ऑप्शन है ए को 14,245 रुपया। पुनः ऑप्शन है बी को 13,560 रुपया। यही आपका प्रश्न है कि किसको और कितना रुपया अधिक प्राप्त हुआ। ये भी दिया है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ दिया है 11,7240, इतना रुपया, 11,7240। चलिए अब हल करते हैं। सबसे पहले तो ये लाभ यहां पर देखो, तो लाभ इसका हो गया 36 गुना 12, तो वर्षा का 72 के 2 बाकी 7, 12 तिया 36 और 7 43। ठीक है, 36 दूनी 72 के 2 बाकी 7, 36 और 7 43, 432। यहां पर देखो तो 45 गुना 4 करोगे आ जाएगा 180, 25 गुना 5 करोगे आ जाएगा 125, 80 गुना 3 करोगे आ जाएगा 240। ये हो गया 5, 8 2 10 4 14 का 4 बाकी 1, 3 2 5, ये आ गया 545। क्लियर है, 545। यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करना है तो कर लीजिएगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करिए, कैलकुलेशन कहीं ना कहीं बहुत लंबा आ रहा है, ये कट भी नहीं रहा है ना। तो कैसे बनाए, तो इसको बनाने के लिए आप चाहें तो C9 आप लगा सकते हैं। सबसे पहले तो किसको अधिक लाभ प्राप्त हुआ, तो देखने से पता चल रहा है बी को ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ है, मतलब आपका ऑप्शन है ए होगा ना ये होगा, कट गया। ये दोनों में चूज करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन को कम करने के लिए C9 आप लगा सकते हैं। वो कैसे, तो कुल लाभ इतना है, कुल लाभ का मतलब हो गया 4 2 6 या 7 2 9 मतलब 0 6। कुल लाभ कितना है, 6 है, यहाँ लिख देते हैं। कुल लाभ कितना है 6, यहां से कुल लाभ कितना है, ये दोनों का योग निकालोगे तो 5 और 9 मतलब 0, 5 हो गया, 4 3 7 2 9 मतलब 0, 5 आ जाएगा। ये दोनों का योग कितना आ जाएगा 5, मतलब कहीं ना कहीं हुआ अनुपाती 5 का वैल्यू 6 हमसे पूछ रहा है कितना अधिक मिला, जिसको ज्यादा मिला है बी को, तो वो कितना अधिक मिला, तो घटा लेना है इसको में से। तब पहले निकाले हैं ये 5 है, ये 0 है, तो घटाओगे तो क्या आ जाएगा 5 ही आ जाएगा, मतलब अनुपातिक 5 का ही मान निकालना है, जो आपका 6 आ जाएगा, यही आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो दोनों को चेक कर लीजिए किसका 6 आता है, तो 5 और 9 मतलब 0, ये आ गया 3, ये आपका आंसर नहीं होगा, आंसर आपका कौन होगा, डी होगा। मतलब यहाँ पे C9 लगाकर कैलकुलेशन को आप कम कर सकते हैं। मैंने किया क्या, इसका C9 सीधे निकाला, इसका C9 कितना आ गया, सिंगल डिजिट मान कितना आ गया 6। देखो ना 9 मतलब 0, 4 2 6 आ गया। ये दोनों का योग बराबर ये आप करते हैं, है ना, तो ये दोनों का योग निकाला, जैसे 5 और 9, ये 5 आ रहा है, C9 ये आ रहा है, 4 3 7 9 0 आ रहा है, तो ये दोनों का योग कितना आ गया 5। तो आपका हो गया अनुपातिक 5 का वैल्यू कितना हो गया 6। आपसे पूछा गया
बी को या जिसको अधिक मिला उसको कितना अधिक मिला, तो आपको पता है इसको अधिक मिला है, कितना अधिक इसको मिला है, तो 0 है 5 है, कितना अधिक मिला है 5, मतलब 5 अधिक मिला है, इसका मान निकालना था, 5 अधिक का मतलब 5 का मान आपने निकाल लिया, कितना आया है 6, किसका आ गया, सिर्फ और सिर्फ इसका आया, क्योंकि ये तो होगा नहीं, ये तो पहले कट गया ये दोनों, क्योंकि किसको अधिक लाभ मिला, तो आपको पता है कि बी को 545, ए को 432, अधिक लाभ किसको मिला है, बी को, तो बी वाला ही रहेगा, ए वाला तो ऑटोमेटिक कट गया, ये दोनों में चेक किए तो C9 से इसका आ गया 3, है ना, तो जब ये नहीं हुआ, ए नहीं हुआ, ए तो ये हो जाएगा, इसका निकाल के देख सकते हो, 4 9 मतलब 0, कितना आएगा 6 तो मेरा आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो खैर था C9 से, जो आपको हम बता दिए हैं, आपको कोशिश करना है बार बार लगाने के लिए। चलिए इसका कैलकुलेशन भी हम थोड़ा सा कर ले, ठीक है, कैलकुलेशन भी थोड़ा सा कर ले। कैलकुलेशन कैसे करिएगा, तो आप कहिएगा कि 5 और 2 7, 4 और 3 7, 5 और 4 9, अनुपातिक 977 का वैल्यू हो जाएगा 11 72 40। ठीक है, कितना अधिक मिला तो घटा देंगे, 12 में से 5 में से 2 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 113 का मान निकालना होगा, तो 1 7 2 4 0 बटा 9 7 7 गुना 113। हमें लगता है ये 12 बार में कट जाएगा। देखो, बरसते 84 के 4 बाकी 8, बरसते 84 और 8 92 के 2 बाकी 9, 9 बरनम 8 होते 108 और 9 117, कट जाएगा। अब इसको गुना कर दो, वही तुम्हारा आंसर होगा। तो 12 3 36 के 6 बाकी 3, 12 का 12 और 3 15 के 5 बाकी 1, 12 1 13। ठीक है, इतना रुपया आएगा। किसको अधिक मिलेगा भाई, बी को, 13,560, जो ऑप्शन डी में है, अतः डी आपका सही होगा। ठीक है, इस प्रकार से एक कैलकुलेशन होगा। कैलकुलेशन में कैलकुलेशन थोड़ा सा था इसमें, है ना, कुछ भी नहीं करना है, ये आपका बी का लाभ हो गया, ये आपका ए का लाभ हुआ, लाभ का रेशियो निकाले, जो पूछता है उसका मान निकाले। ठीक है, तो ये था हमारा ये क्वेश्चन, कुछ लेंदी था कैलकुलेशन, है ना, लेकिन कैलकुलेशन को कम करने के लिए आपको C9 है, ये सारा चीज डेवलप होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा। अपने से प्रैक्टिस करें और C9 को लगाने का भी प्रयास करें, जहां पे कैलकुलेशन लंबा आ रहा है वहां पे जरूर लगाएं, लगे अथवा ना लगे उससे मतलब नहीं है, लेकिन घर पे सब में लगाने का प्रयास करना है और धीरे धीरे वो आपका डेवलप होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है कि ए बी और सी ने 1:2:4 में पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। 6 माह बाद ए ने निवेशित पूंजी का आधा अधिक भाग तथा बी ने अपनी निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि और सी ने अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 भाग वापस निकाल लिया। मतलब 6 माह बाद परिवर्तन हुआ। देखो, आधा निकालने की बात हो रहा है, तो 1 का आधा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, बटा में आ जाएगा। अतः कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसमें हम 2 से गुना कर लेते हैं, 2 4, ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, इससे कैलकुलेशन मेरा आसान हो जाएगा। क्या कहता है कि 6 माह बाद ए ने आधा और लगा लिया, मतलब ये 2 रुपया था, 2 का आधा 1 रुपया और लगा दिया, तो कितना हो गया इसका पूंजी 3 रुपया। जबकि बी ने अपनी निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि निवेश किया। बी ने जितना पूंजी इसका निवेश था उतना और निवेश किया, इसका मतलब 4 रुपया इसका रहा होगा 6 माह तक, इसके बाद 4 और निवेश किया होगा, तो आगे का पूंजी हो गया होगा 8 रुपया। और सी ने क्या किया 6 माह बाद भाई, तो 6 माह बाद सी ने जो किया कि अपनी पूंजी का 1/4 भाग निकाल लिया। 1/4 का मतलब 4 दूनी 8, कितना निकाल लिया 2 निकाल लिया, तो 8 पूंजी था 2 निकाल लिया, तो बचा कितना होगा 6 रुपया। ठीक है, वर्ष के अंत में उनके लाभ को किस अनुपात में बांटा जाएगा। वर्ष का मतलब ये 6 माह तक शेष पूंजी 6 माह तक रहेगा, ये भी 6 माह तक रहा, शेष पूंजी 6 माह तक, इसका 8 रुपया 6 माह तक, तो बाकी पूंजी इसका 6 माह तक रहा होगा। यही हमारा लाभ का रेशियो हुआ। ठीक है, बस यही आपका काम करना है। तो क्या होगा 12 और 18 30 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 24 और 48। अगर 24 48 की बात करें तो हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 48 और 36, ठीक है 84, कितना हो जाएगा 84। अगर 6 की बात करें तो 6 से सारा कट रहा है, 6 × 30, वर्षा का 72 और शेष ये भी कट जाएगा, 64 का 84। मतलब आपका आंसर आ जाएगा 5 12 और 14। है कोई ऑप्शन में? हाँ, तो ऑप्शन सी में है, अतः सी आपका सही उत्तर होगा।
ठीक है, क्लियर है। तो कहने का मतलब यह है कि सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं ए हुआ ए का, ए हुआ बी का, ए हुआ सी का, कैलकुलेशन किए ए आपका आया। कहीं ना कहीं मतलब बस एक ही बात समय हम कर रहे हैं कि पूंजी और समय को गुना कर रहे हैं, लाभ अपने आप निकल रहा है। ठीक है, उब रहे हैं क्या, कोई बात नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, उसके बाद है ना कुछ क्वेश्चन बच जाएगा जो अगले क्लास में इसको समाप्त करते हुए टाइप 2 को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है ए बी और सी ने 1/4, 1/3, 1/4, 1/3 और 1/6 के अनुपात में पूंजी लगाया। चूंकि बटा में है तो आप चाहें तो इसको सिंपल में बदल सकते हैं। कैसे, तो आपको बताए थे, ये तीनों का एलसीएम ले लें, कितना हो जाएगा 12, 12 से इसमें गुना करिए 3 हो गया, इसमें 12 से गुना करिए 4 हो जाएगा, उसमें 12 से गुना करिए 2 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, मतलब ए 3 लगाया, बी 4 लगाया, सी 2 लगाया। आगे क्या बोलता है, 4 माह बाद ए अपनी पूंजी का आधा निकाल लिया, मतलब 4 माह तक कितना रहा, इसके बाद आधा निकाल लिया, मतलब जो बचा होगा वो आधा बचा होगा 3/2 जो शेष माह तक रहा होगा। तथा इसके 2 माह बाद बी अपनी पूंजी का 1/3 कर दिया। इसके 2 माह बाद का मतलब हो गया 4 माह बीत गया था, 2 माह बाद मतलब 6 माह बाद, मतलब 6 माह तक इसका 4 रुपया रहा होगा। उसके बाद ये अपनी पूंजी को 1/3 कर दिया। 1/3 करने का मतलब 4/3 इसका पूंजी हो गया। ठीक है, जो शेष माह तक रहा होगा। यदि वर्ष के अंत में कुल 14,000 रुपया का लाभ हुआ हो तो प्रत्येक का हिस्सा क्या है। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन भी है, 25,000 या 2500, दूसरा है 2450, 2145। बी ऑप्शन हमारा है 3,000। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है ए बी और सी ने 1/4, 1/3, 1/4, 1/3 और 1/6 के अनुपात में पूंजी लगाया। चूंकि बटा में है तो आप चाहें तो इसको सिंपल में बदल सकते हैं। कैसे, तो आपको बताए थे, ये तीनों का एलसीएम ले लें, कितना हो जाएगा 12, 12 से इसमें गुना करिए 3 हो गया, इसमें 12 से गुना करिए 4 हो जाएगा, उसमें 12 से गुना करिए 2 हो जाएगा। क्लियर यहां तक, मतलब ए 3 लगाया, बी 4 लगाया, सी 2 लगाया। आगे क्या बोलता है, 4 माह बाद ए अपनी पूंजी का आधा निकाल लिया, मतलब 4 माह तक कितना रहा, इसके बाद आधा निकाल लिया, मतलब जो बचा होगा वो आधा बचा होगा 3/2 जो शेष माह तक रहा होगा। तथा इसके 2 माह बाद बी अपनी पूंजी का 1/3 कर दिया। इसके 2 माह बाद का मतलब हो गया 4 माह बीत गया था, 2 माह बाद मतलब 6 माह बाद, मतलब 6 माह तक इसका 4 रुपया रहा होगा। उसके बाद ये अपनी पूंजी को 1/3 कर दिया। 1/3 करने का मतलब 4/3 इसका पूंजी हो गया। ठीक है, जो शेष माह तक रहा होगा। यदि वर्ष के अंत में कुल 14,000 रुपया का लाभ हुआ तो प्रत्येक का हिस्सा क्या है। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन भी है, 25,000 या 2500, दूसरा है 2450, 2145। बी ऑप्शन हमारा है 3,000, 4500, उसके बाद है 2100। सी ऑप्शन हमारा है 4,000, 3500 और 1254। डी ऑप्शन हमारा है 4200, 5600 और 4200। ये हमारा ऑप्शन है। ठीक है, यहां पे गौर करो कि 4 माह बाद ये अपना पूंजी को आधा कर दिया, इसका मतलब 4 माह तक रहा 3 रुपया, उसके बाद आधा कर दिया, मतलब 3/2 हो गया, आधा निकाल लिया या आधा कर दिया, बात एक ही है। अतः ये पूंजी के माह तक रहा होगा, 8 माह तक, तब ना 12 माह पूरेगा। ये इसके 2 माह बाद मतलब 4 माह बीत गया, 2 माह और बाद मतलब 6 माह बाद अपना पूंजी का 1/3 कर दिया, मतलब 4 था, हो गया इसका पूंजी 4/3, मतलब बाकी निकाल लिया होगा। तो ये कितना दिन रहा होगा, 6 माह तक। ये तो कुछ नहीं किया, न पैसा निकाला न लगाया, अतः इसका 2 ही रुपया 12 माह तक रहा। यही हमारा लाभ का रेशियो हुआ। निकालो कितना हो गया भाई, तो 12 कट जाएगा, तो 12 और 12 24 हो जाएगा। ये कितने भी 2 से कट जाएगा, तो हो जाएगा 24 और 8 32 और ये हो जाएगा 24। अब एक बात गौर करो, चाहो तो इसको काट सकते हो, नहीं काटोगे तो एक झटके में आपका आंसर है। कहता है प्रत्येक का हिस्सा क्या है लाभ में, तो यहाँ पे 24, यहाँ पे 24, इसका मतलब ए और सी का हिस्सा क्या होगा, बराबर होगा। देखो ए और सी का हिस्सा बराबर नहीं है, ये आपका आंसर नहीं होगा। ए और सी का हिस्सा बराबर नहीं है, ये नहीं होगा। ए और सी का हिस्सा बराबर नहीं है होगा। ए और सी का हिस्सा देखो यहाँ पे बराबर आ रहा है, अतः उत्तर कौन हो जाएगा, डी। मतलब यहाँ के बाद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते रहना है ना।
हल करने के चक्कर में नहीं रहना है कि सारे प्रश्न को एग्जाम में हल करके ही बनाए। अगर ऐसा कॉमन सेंस दिखाई दे ए और सी बराबर आ गया, हमको तीनों का यहाँ पे लाभ का हिस्सा पूछा गया है, तो ए सी का रेशियो बराबर मतलब ए और सी का हिस्सा बराबर होना चाहिए, जो ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ डी में है। अतः डी मेरा सही उत्तर होगा। अगर काटोगे तो काट सकता है 8 तिया 24, 8 चौ 32, 8 तिया 24, 3 4 3 के रेशियो में होगा। अगर मान निकालना है तो निकाल लीजिए, इसको हम हटाना चाहेंगे। ठीक है, तो क्या इससे मान निकालेंगे, तो कहेंगे 4 और 3 7 और 3 10, अनुपातिक 10 का वैल्यू दिया है 14,000, 14,000, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 1400। ठीक है, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 1400। हमें प्रत्येक का हिस्सा पूछा है, सोचो एक का वैल्यू 1400, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4200 रुपया, 4 का वैल्यू कितना होगा 1400, 5600 रुपया, 3 का वैल्यू भी हो जाएगा 4200 रुपया। यही हमारा प्रश्न का उत्तर होगा, जो ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ डी में है, अतः डी आपका सही उत्तर होगा। हम उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चूंकि इसमें 2-3 क्वेश्चन और बच रहा है, ठीक है, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में समाप्त करेंगे और टाइप 2 भी हम देखेंगे। ठीक है, ताकि इसका कुछ रिवाइज होते हुए अगला क्लास में हम जा सके। ठीक है, आप लोग तो रिवाइज करते नहीं है, करते हैं तो जरूर करिएगा, एक बार नहीं 2 बार नहीं, कम से कम 10 बार प्रत्येक क्वेश्चन को बनाना है मेरे तरफ से। ठीक है, अगर ये कर लेते हैं तो सदा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा, है ना, भूलने का झंझट से छुटकारा पा जाएंगे। ठीक है, नहीं तो अभी आपको समझ में आया, कुछ घंटे बाद आपका दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, हमारा ये जो कंप्यूटर है ना, ये सीपीयू है ना, जानते हैं ये किस पे काम करता है? ये काम करता है चीज जिसको हम बार बार देखते हैं, ये समझ लेता है कि यह चीज इसके लिए इंपॉर्टेंट है और उसको बिल्कुल रिजर्व कर लेता है, याददाश्त वाला, है ना, सेक्शन में जाकर उसको रख देता है कि सदा याद रहे। आज जिस चीज को 1-2 बार देखकर छोड़ देते हैं तो ये भी समझ लेता है कि लगता है ये इसका काम का चीज नहीं है, उसको तुरंत डिलीट कर देता है। अतः आपका कोशिश होना चाहिए कि इसे बार बार आप देखें, बनाएं, ताकि सीपीयू जो है ना, याददाश्त के सेक्शन में इसको स्टोर कर दे। ठीक है, चलिए बहुत बकवास हम कर दिए, आप लोगों को गुस्सा बढ़ रहा होगा क्योंकि एमवी जो समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसका शेष क्वेश्चन के साथ और टाइप 2 के साथ। ओके, बाय बाय।